हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ कॉमर्स वाला। मेरा नाम है अंशिका चतुर्वेदी और आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। एंड इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं द थर्ड लेवल बाय जैक फिनी। इनके बारे में हम बात करेंगे एंड ये आपके विस्तास बुक में। इससे पहले हम लोग देख लेते कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या कवर करा था। तो हमने पढ़ा था द टाइगर किंग बाय कल्कि कृष्णमूर्ति। ये चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने इनकेस आपने नहीं देखा है तो आप जाके उसे देख लीजिए। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स, एंड जो होमवर्क आप लोगों के लिए होता है वो तो भाई नेसेसरी है। ठीक है, तो वो तीन चीजें हम लोग आज के लेक्चर में पूरी कवर करेंगे। तो बात करते हैं थर्ड लेवल के बारे में। ये एक बहुत ही प्यारी स्टोरी है। मतलब अगर आप लोग ट्वेल्थ में हो और ट्वेल्थ में आपको वही घिसे पिटे टेक्स्ट दे देते हैं, किसी भी नॉवल से उठा के कुछ पार्ट दे दिया, कुछ भी नॉर्मल चीजें दे देते हैं, बट ये जो स्टोरी है ये है थोड़ी सी दिमाग लगाने वाली, या फिर बोल सकते हैं थोड़ी सस्पेंस वाली स्टोरी है और बहुत ही मजेदार स्टोरी है। अगर आपको ट्वेल्थ में ये आई है तो अगर आप रीडिंग अपनी अच्छी करना चाहते हो, अगर आप अपनी इंग्लिश अच्छी करना चाहते हो, तो जस्ट इसको एक बार रीड करना। पहले मैं एक्सप्लेन करूंगी, फिर आपको जो मैंने प्रैक्टिस बताई वो तो करना ही है। अभी बात करते हैं स्टोरी में। तो एक इंसान रहता है चार्ली। चार्ली पहुंच जाता है द थर्ड लेवल पे। अब द थर्ड लेवल क्या होता है? द थर्ड लेवल समझाती हूँ मैं थोड़ा सा। न्यूयॉर्क ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, वहां पे सिर्फ दो ही लेवल है, दो ही लेवल है। अच्छा, एक और चीज मैं स्टार्टिंग में बोल देती हूँ, कुछ चीजें मैं आपको चैप्टर के एंड में बताऊंगी, अदरवाइज वो फिर पूरा मजा किरकिरा हो जाएगा, तो इसलिए मैं आपको चैप्टर के एंड में बताने वाली हूँ। और ऑल्सो एक और चीज, आप लोगों को ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर में कि मैम ऐसा क्यों हुआ, मैम ये क्यों हुआ, मैम वो क्यों हुआ, मैम ऐसा था तो फिर ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि एक तरह से ये फिक्शनल स्टोरी है तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिक्शनल क्या होता है? फिक्शनल मतलब मन घड़ंत बनावटी स्टोरी है, कोई रियल स्टोरी नहीं है, तो इसलिए कुछ भी हो सकता है। जैसे इंसान हवा में भी उड़ सकता है, तो प्लीज लॉजिक ज्यादा नहीं लगाना। अब बात करते हैं चार्ली के बारे में। चार्ली का एक कैरेक्टर रहता है। न्यूयॉर्क ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे सिर्फ दो ही लेवल है। लेवल क्या होते हैं? स्पेसेस का नाम है। जैसे कोई एक पर्टिकुलर, जैसे एयरपोर्ट होता है तो एयरपोर्ट पे टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3 ऐसे होते हैं ना, वैसे ही न्यूयॉर्क ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे लेवल 1 और लेवल 2, और दो ही लेवल 2 है। अब दिल्ली एयरपोर्ट है, दिल्ली एयरपोर्ट पे चलो मान लो, आई डोंट नो कितने टर्मिनल्स है, बट होंगे चलो 4 5 6, मैंने कभी गिने नहीं, तो जितने भी टर्मिनल्स हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपको मैं ये बोलूं कि यार दिल्ली सेंट्रल दिल्ली एयरपोर्ट पे तो सिर्फ 6 ही टर्मिनल है, आप पहुंच गए हो भाई 7वें टर्मिनल पे, तो ये कैसे पॉसिबल है? जब कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती तो आप उस पर कैसे जा सकते हो? तो यही चार्ली के साथ होता है। न्यूयॉर्क ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के सिर्फ दो ही लेवल है, बट चार्ली जो होता है वो थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है। ठीक है, अब वो थर्ड लेवल पे पहुंचता है, तो थर्ड लेवल क्या होता है? ये थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे पहुंचता है, तो बट ये टाइम ट्रैवल करके, जैसे वो थर्ड लेवल में घुसता है तो ये टाइम ट्रैवल करके आज से कुछ उसके उसके टाइम से कुछ वो 30 साल पहले आ चुका है। मतलब कि वो 30 साल पहले आ चुका है, वो पास्ट में टाइम ट्रैवल कर चुका है। तो ये जो स्टोरी है ये पूरी आपको टाइम ट्रैवल के बारे में बताती है। आप करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। अपने हाथ में आप लोग पेंसिल और एनसीईआरटी ले लीजिए। उसके पहले ना थोड़ी सी ऑथर के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि सीबीएसई वाले तो भाई बहुत ही ज्यादा चालू है। ठीक है, वॉल्टर ब्रेडन जैक फिनी, October 2, 1911 में ही वॉज बॉर्न, एंड November 14, 1995 में ही डाइड। I was an American author. अमेरिकन ऑथर थे, born in Milwaukee, Wisconsin, USA. ठीक है, he is very famous for his work of science fiction and thriller stories. अगर उन्होंने लिखा है कुछ अच्छा बढ़िया तो साइंस फिक्शन। फिक्शन तो मैंने आपको बता दिया, मन घड़न, कोई रियल स्टोरी नहीं होती, तो साइंटिफिक फिक्शन के बारे में ये लिखते हैं। और दूसरी चीज, इन्होंने थ्रिलर स्टोरीज भी, मतलब ये भी एक तरह से आपको थ्रिल दे देगी। थ्रिलर क्या होती है? जिसमें आपको थ्रिल्स आ जाए, मजा आ जाए। ठीक है, मतलब कि थ्रिलर, आपको पता है बहुत सारी मूवीज देखते होगे, बहुत सारी मूवीज थ्रिलर होती है। ठीक है, द बॉडी स्नैचर्स एंड द टाइम एंड अगेन आर सम ऑफ हिज बेस्ट वर्क। तो बॉडी स्नैचर्स और टाइम एंड अगेन जैक फिनी के बेस्ट वर्क्स हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। तो जल्दी से एनसीईआरटी, और आप एक और चीज उठा लीजिएगा,
पेंसिल और कॉपी भी उठा सकते हो अगर आपको लगे कि कुछ पर्टिकुलर डिटेल्स है जो आपको लिखनी ज़रूरी है, अगर आपको याद रखना है। देखो नोट्स बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम नोट्स कैसे बनाएं। यार बहुत इजी होता है नोट्स बनाना, हर एक इंसान का अपना वे होता है, क्योंकि नोट्स आपको अपने लिए बनाने, किसी और के लिए नहीं बनाने। तो इतने रफ तरीके से भी बनाओगे, जल्दी जल्दी में भी बनाओगे तो डजंट मैटर, आपको समझ में आना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कुछ पर्टिकुलर चीज़ें याद नहीं रहती है चैप्टर की जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो उसको क्या करो, आप मेरे वीडियो को पॉज कर लो और उसको कॉपी में उठा के लिख लो। पता है एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में ऑप्शन आ जाए या कुछ पैरा आ जाए तो आपको ना याद रहता है कि ऐसा कुछ तो था जो मैंने लिखा था, है ना, ऐसा कोई वर्ड तो था जो मैंने लिखा था, ऐसा कोई वर्ड तो था जो मेरे मतलब थोड़ा सा भी याद रहता है ना, उसका जिस्ट भी पता होता है ना, तो आपके लिए एग्जाम में काफ़ी हेल्प हो जाती है। एंड दूसरी चीज़, नोट जब इंसान बनाता है ना तो वो लेक्चर को फिर ध्यान से सुनता है, क्योंकि उसे पता है कि उसे हर एक टाइम एक वर्ड पे गौर फरमाना है। वाई? बिकॉज उसको लिखना है वो चीज़ को, राइट। तो यस, ये 2-3 चीज़ें होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं, आप दूसरे सब्जेक्ट्स में भी इसे अप्लाई करेंगे तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो इंसान नोट बनाता है, जो इंसान लेक्चर को ध्यान से सुन के नोट्स बनाता है, एक्चुअली वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट वर्क कर रहा है, हार्ड वर्क नहीं कर रहा, वो स्मार्ट वर्क कर रहा है। क्योंकि जब वो एग्ज़ाम में अच्छा, जब वो आप एग्ज़ाम देने जाओगे ना, तो एग्ज़ाम देने के टाइम पे आप कॉपी खोलोगे, आप देखोगे लेक्चर नंबर 5 फॉर एग्जांपल, लेक्चर नंबर 6 है अंशिका मैम का या किसी भी सर का, टीचर का, और उस वो चैप्टर का नाम लिखा है। अच्छा, इस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे इस 6:06 में अंशिका मैम ने कुछ इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ बोली थी जो मैंने लिखी थी। अच्छा, ये बोला था लेक्चर में, वापस से लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है, आपने उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें उतार ली और चैप्टर तो आप समझ चुके हो। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो इंपॉर्टेंट होती है, यू कैन डू दैट इफ़ यू वॉन्ट टू, इफ़ इट वर्क्स फॉर यू, बिकॉज मेरे लिए काम करता था। ठीक है, द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क, न्यू Haven and Hartford railroads will swear on a stack of timetables that there are only 2. अब यहाँ पे बात हो रही है, बड़े ही भारी भाषा में लिखा है, बोल रहे हैं कि भाई जो प्रेसिडेंट्स हैं न्यूयॉर्क सेंट्रल स्टेशन के या फिर द न्यूयॉर्क के, ये या फिर न्यू हैवन के या हार्टफोर्ड रेल रोड्स के, अब ये लोग कौन है? ये लोग वो हैं जो कि ट्रेन्स चलाते हैं या फिर लोकल ट्रेन्स चलाते हैं, या फिर ये लोकल ट्रेन से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो यही लोग हैं जिनको टाइम टेबल्स पता होते हैं कि ट्रेन किस टाइम पे कितने बजे कहाँ जाती है। जैसे कोई दिल्ली में रहता है तो दिल्ली में कुतुब मीनार से ये वाली मेट्रो नोएडा जा रही है और इसका रूट क्या है, तो लोकल ट्रेन्स में वहाँ पे टाइम होता है कि इतने बजे ये वाली ट्रेन आएगी। तो ये जो लोग हैं, प्रेसिडेंट्स हैं इसके, न्यूयॉर्क सेंट्रल स्टेशन के, न्यूयॉर्क, न्यू हेवन के एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स के, ये लोग एक स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स, क्योंकि इनके लिए टाइम टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना, क्योंकि ये लोग वहीं काम करते हैं, उसी जगह पे काम करते हैं, मतलब कि ट्रेन्स मतलब रेलवे में काम करते हैं, लोकल रेलवे में काम करते हैं। तो भाई ये उनकी जॉब है। तो जो टाइम टेबल बनाता है वो उस पे टाइम टेबल्स पे, उस टाइम टेबल के स्टैक पे, मतलब टाइम टेबल के ढेर पे हाथ रख के कह सकता है कि जो न्यूयॉर्क सेंट्रल स्टेशन है उस पे सिर्फ 2 ही लेवल है। यहाँ पे लिखा है देयर आर ओनली 2। ठीक है, मैं वाइट पेन ले लेती हूँ। आई डोंट नो व्हाई एम आई यूजिंग दिस ब्लैक पेन। ठीक है, चलिए, बट आई से देयर आर 3, बट मैं कहूंगा, कौन कह रहा है? चार्ली कह रहा है कि बट मैं कहूंगा वहां पे 3 लेवल है भाई, बिकॉज आई हैव बीन ऑन द 3rd लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं 3rd लेवल पे पहुंच चुका हूँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। यस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, मैंने ऑब्वियस स्टेप ही ली थी, क्लियर स्टेप ही ली थी, जो स्टेप्स ले जाती है वही ली थी, बट आई डोंट नो मैं कैसे पहुंच गया 3rd लेवल स्टेशन पे, 3rd लेवल पे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। आई टॉक टू अ साइकियाट्रिस्ट, तो फिर मैंने सोचा कि यार मेरे साथ कुछ अजीब अजीब चीज़ें हो रही है, तो मुझे साइकियाट्रिस्ट से बात करनी चाहिए। अब साइकियाट्रिस्ट कौन होते हैं? जो कि दिमाग के डॉक्टर होते हैं। अच्छा, दो लोग होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं और साइकियाट्रिस्ट होते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट मोर ओवर थेरेपी सेशन से आपको आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अगर आप परेशान हो, आप एंग्शियस हो, आपको एंजाइटी होती है, आपको पैनिक अटैक्स आते हैं, आपको सैड फीलिंग्स होती है, आपका सेरोटोनिन जो है वो हमेशा लो रहता है, तो दीज पीपल हु हेल्प यू बाय टॉकिंग, ठीक है, हु ऑलवेज हेल्प्स यू बाय टॉकिंग, राइट। जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं उनका काम क्या रहता है?
उनका काम रहता है दवाई के थ्रू आपको पहले तो गाइड करेंगे, पहले तो काउंसलिंग करेंगे, उसके बाद दवाई के थ्रू आपके ब्रेन में जो भी प्रॉब्लम है उसको सही करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में ये दो डिफरेंस होते हैं। तो जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं वो मेंटली जो परेशान होते हैं उनको हेल्प करते हैं। तो अब यहाँ पे जो हमारे ऑथर है चार्ली, उन्होंने अपनी वाइफ को बताया होगा कि वो काफ़ी ज़्यादा थर्ड लेवल पे चले गए थे और काफ़ी परेशान है कि उनके साथ क्या हुआ। तो उनकी वाइफ ने उन्हें सजेस्ट करा होगा कि चलो गो एंड टॉक टू अ थेरेपिस्ट और साइकियाट्रिस्ट। तो फिर वो जाते हैं अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड के पास और वो उनका फ्रेंड भी होता है अमंग अदर्स, तो दूसरों में से वो उसके पास जाते हैं। I told him about the third level at Grand Central Station and he said it was waking dream fish fulfillment. तो यहाँ पे जाते चार्ली, तो चार्ली से वो पूछते हैं हाँ भाई बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, तुम्हारी ज़िंदगी में क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो चार्ली कहता है कि यार मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पहुँच गया यार। और वो जो साइकियाट्रिस्ट होता है वो उनका दोस्त भी होता है, तो वो बताते कि भाई यार मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पहुँच गया, जबकि दो ही लेवल है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, राइट। तो वो बोलता है भाई ये जो तुझे हो रहा है इसे कहते हैं वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। इसका मतलब क्या होता है, आप अपने दिमाग में एक रियलिटी क्रिएट करके बैठे हो जो कि एक्चुअल जिंदगी से बहुत अलग है। फिर से सुनना, आप अपने दिमाग में रियलिटी क्रिएट करके बैठे हो जो कि एक्चुअली जिंदगी से बहुत अलग है एंड आप उसी को रियलिटी मानते हो। दैट मीन्स यू आर डिल्यूजनल, डिलुलू। ठीक है, जो लोग डिल्यूजनल होते हैं दैट इज आप उसी चीज को रियलिटी ही मानते हो, आप रियलिटी को रियलिटी नहीं मान रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कि अब जैसे कोई अपनी जिंदगी से परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है, तो अब पता नहीं उसको एक प्रॉब्लम हो गई होगी, इसे कहते हैं वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। उसको एकदम से सदमा लग गया, कुछ हो गया, तो वो ऐसे इमेजिन करता है कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत पैसे वाला हूँ, ये, और उसके दिमाग में यही चलता रहता है मैं बहुत खुश हूँ, और रियलिटी कुछ और है, रियलिटी इज डिफरेंट। बट वो वैसे ही रह रहा है, उसकी लाइफस्टाइल उसने वैसे कर ली, वो लोगों से बात वैसे करता है कि जैसे बहुत खुश है, और ठीक है वो रियलिटी को देख नहीं रहा, रियलिटी चेक नहीं ले रहा है। दैट इज वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, कि वो रियलिटी को देख नहीं रहा है क्योंकि रियलिटी जो उसके दिमाग में उससे बहुत अलग है। तो ये बोलता है साइकियाट्रिस्ट चार्ली को, ही सेड आई वॉज अनहैप्पी। तो साइकियाट्रिस्ट कहता है तुम्हारे साथ ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो। That made my wife kind of mad, but he explained that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry and all the rest of it. तो फिर साइकियाट्रिस्ट कहता है कि तुम अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो। तो उतने में उसकी जो बीवी होती है चार्ली की बीवी कहती है क्या क्या कर रही हूँ मैं ऐसा जो अपनी जिंदगी से खुश नहीं है। तो चार्ली की बीवी को लगता है कि वो जो साइकियाट्रिस्ट है वो कहना चाह रहा है कि तुम अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो क्योंकि तुम अपनी शादी से खुश नहीं हो। तो फिर साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड जो रहता है वो क्लियर करता है कि नहीं नहीं, इट्स नॉट यू, इट्स नॉट अबाउट यू। चार्ली इसलिए खुश नहीं अपनी ज़िंदगी से क्योंकि वॉर्स हुए थे। अब उस टाइम पे क्या हुआ था कि वॉर्स हुए थे, बहुत सारे वॉर्स हुए थे। वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, उसके बाद ज़िंदगी बड़ी डिफरेंट हो गई थी लोगों की। फ्योर आ गए थे, इनसिक्योरिटीज़ आ गई थी, प्रॉब्लम आ गई थी, लोगों की जो प्रॉपर्टीज थी वो उनके हाथ में नहीं थी, लोगों को अपनी जगह छोड़ के कहीं और जाना पड़ा था। एक क्योटिक जगह में, क्योटिक मतलब क्या होता है, बहुत ही हसल वाली जिंदगी उन्हें जीनी पड़ रही थी उस टाइम पे। तो शायद हो सकता है कि चार्ली वो जो वर्ल्ड वॉर से पहले की दुनिया थी उसे बहुत पसंद करता था। जब वो छोटा था अपने दादाजी के साथ, वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ था उस टाइम पे, ना वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था ना 2 हुआ था। तो जब वो छोटा था अपने दादाजी के साथ रहता था तो उसे शायद वो लाइफ बहुत पसंद थी, बहुत पीसफुल थी, बहुत बहुत पीसफुल थी, ज़्यादा सोचना नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई एंजाइटी नहीं है, कोई डर नहीं है कि भाई वॉर होगा तो हमें फिर से अपनी जगह मूव करनी पड़ेगी। बहुत स्टेबल जिंदगी है, तो उसे वो जिंदगी अच्छी लगती थी और इसलिए वो अपनी रियलिटी से क्या बोल सकते हैं भाग रहा है, बिकॉज वो अपनी लाइफ से खुश नहीं है। ये साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड कहता है, ठीक है। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू स्केप, और स्केप का मतलब होता है किसी चीज से भागना, बचना। तो साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड बोलता है कि शायद तुम भगना चाह रहे हो। वेल हु डजंट, एवरीबडी आई नो वांट्स टू एस्केप बट दे डोंट वैंडर डाउन इनटू थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो यहाँ पे चार्ली बोलता है कि भाई अभी की जिंदगी में मैं जिस भी इंसान को जानता हूँ कोई अपनी जिंदगी से खुश नहीं है और सब भागना चाहते हैं, राइट। पर सब भाग के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे भटक नहीं रहे होते, वैंडर नहीं कर रहे होते। वैंडर करना मतलब भटक नहीं रहे होते भाई, वो भाग रहे अपनी जिंदगी से। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे पहुंच जाएंगे और वहां पे भटक रहे हैं और गुम गए, ऐसा थोड़ी होगा उनके साथ। तो यहाँ पे चार्ली अपने उसमें कहता है, लाइक अपने आंसर में उसे कहता है, बट दैट्स द रीजन ही सेड एंड माय फ्रेंड ऑल अग्रीड।
बट साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड मानता नहीं है। साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड बोलता है नहीं भाई, यही रीजन है कि तू जिंदगी से परेशान है और तू भाग रहा है, तू स्केप कर रहा है, करना चाह रहा है, ठीक है। और सारे दोस्त जो थे चार्ली के वो भी अग्री करते हैं साइकियाट्रिस्ट की बात को। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, दे क्लेम्ड। और सारे फ्रेंड्स ये कहते हैं भाई तेरी सारी सिचुएशंस ना इस चीज को पॉइंट कर रही है कि हाँ तू भाग रहा है। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट का मतलब है कि मतलब whatever he's showing or whatever he is going through is like कि सब कुछ रिलेट कर पा रहे हैं, सब रिलेट हो पा रहा है, ठीक है। माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल दैट्स अ टेम्परेरी रिफ्यूजी फ्रॉम रियलिटी। तो अब यहाँ पे जो चार्ली है वो कहता है कि यार मेरा मेरा जो स्टैम्प कलेक्टिंग यहाँ पे, अच्छा एक और चीज है यहाँ पे चार्ली ने एक चीज बोली है स्टैम्प कलेक्टिंग, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर चीज को आप ध्यान रखिएगा, स्टैम्प कलेक्टिंग है, इससे बहुत सारा मटेरियल जुड़ा है आपका आगे का। तो स्टैम्प कलेक्ट करना चार्ली को बहुत पसंद है। अब स्टैम्प कलेक्ट करना क्या होता है, जो पोस्ट ऑफिस होता है, पोस्ट ऑफिस में जो आपका एनवेलप होता है, जब आप पोस्ट करते हो किसी चीज को तो आपको स्टैम्प लगाना पड़ता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको वो स्टैम्प्स कलेक्ट करना पसंद होते हैं, और हर हफ्ते हर दिन नए स्टैम्प्स निकलते हैं, ठीक है। तो उन्हें पसंद होता है कि वो नए नए तरीके के स्टैम्प्स अपने पास रखे, ठीक है। तो चार्ली को स्टैम्प्स कलेक्ट करना बहुत पसंद था। तो चार्ली कहता है कि यार हो सकता है कि मेरा स्टैम्प कलेक्शन हो सकता है कि वो एक टेम्पररी रिफ्यूजी है फ्रॉम रियलिटी। टेम्पररी रिफ्यूजी का मतलब होता है कि अपने आप को किसी डेंजर से टेम्परेरीली सेव कर लेना, मतलब कि बचा लेना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप अपनी लाइफ से खुश नहीं हो तो योर टेम्परेरी रिफ्यूजी कैन बी टॉकिंग टू अ फ्रेंड, और टू लाइक प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग बैडमिंटन, और हैंगिंग अराउंड योर फेवरेट विथ योर फेवरेट पीपल। तो ये जो चार्ली है, चार्ली ये कहता है कि मेरा स्टैम्प कलेक्शन जो है वो एक टेम्परेरी रिफ्यूजी हो सकता है रियलिटी से, क्योंकि अगर मैं अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हूँ तो जो मुझे करना पसंद है मैं वो करके अपना दिमाग डाइवर्ट करता हूँ। वेल मे बी बट माई ग्रैंडफादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूजी फ्रॉम रियलिटी। बट यार मेरे ग्रैंडफादर को तो कोई रिफ्यूजी नहीं चाहिए था, कोई स्केपिज्म नहीं चाहिए था, क्योंकि उनके टाइम पे तो जो दुनिया थी बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही पीसफुल थी। वो भी तो स्टैम्प कलेक्ट करते थे, फिर वो क्यों स्टैम्प कलेक्ट करते थे, उनको तो ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। थिंग्स वर प्रेटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डेज। उनके दिनों में थिंग्स मतलब चीजें बड़ी सही थी। फ्रॉम ऑल आई हेयर ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, फ्रॉम ऑल आई हेयर एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन। और उन्होंने ही मेरा कलेक्शन स्टार्ट करवाया था, जो स्टैम्प कलेक्शन है वही उन्होंने करवाया था, क्योंकि वो स्टैम्प कलेक्ट करते थे, देन उनसे मेरे को आदत लग गई थी। इट्स अ नाइस कलेक्शन, 2 blocks of 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी। अच्छा, और मेरे पास इतना प्यारा कलेक्शन है, blocks of 4 practically every US issue, first day covers and so on। अच्छा, first day covers क्या होते हैं मैं आपको आगे बताऊंगी। first day covers and so on, बहुत सारी चीज़ें। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, यू नो। अब जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे वो भी स्टैम्प कलेक्ट करते थे, तुमको तो पता ही है ये भी, क्या वो भी रियलिटी से भाग रहे हैं? तो यहाँ पे वो अपने आंसर में ये कह रहे हैं कि यार जरूरी नहीं कि मैं अपनी रियलिटी से भाग रहा हूँ, अगर मैं स्टैम्प कलेक्ट कर रहा हूँ तो मेरे दादाजी भी करते थे, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी करते थे। एनीवेज हियर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। चलो छोड़ो, बहस नहीं करते हैं। चार्ली कहता है मैं बताता हूँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे क्या हुआ था। वन नाइट लास्ट समर, तो लास्ट समर की बात है, पिछले साल गर्मियों की बात है। एक रात आई वॉज लेट एट द ऑफिस, मैं रात में देर तक काम कर रहा था एक दिन ऑफिस में। आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, और मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि जल्दी में था कि मैं टाउन तक पहुंच जाऊं। टाउन मतलब कि उसका ऑफिस कहीं बहुत कोने पे होगा, तो वो टाउन तक पहुंच जाए ताकि वो अपने अपार्टमेंट पहुंच जाए, ठीक है। तो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल, तो मैंने सोचा कि मैं सबवे ले लेता हूँ। सबवे यहाँ पे यूज हुआ है लोकल ट्रेन्स के लिए, ठीक है, लोकल ट्रेन्स। तो ग्रैंड सेंट्रल, तो मैंने सोचा कि मैं सबवे ले लेता हूँ, सॉरी, बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस, क्योंकि भाई बस से फास्टर है, बस से जाऊंगा तो ट्रैफिक मिल जाएगा, पता नहीं क्या क्या होगा। सबवे जो लोकल ट्रेन होगी वो मुझे जल्दी पहुंचा देगी, तो मुझे जल्दी घर जाना था उस दिन, तो मैंने सोचा कि मैं सबवे लेता हूँ। नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी, पर अब मुझे नहीं पता कि जो आगे मेरे साथ हुआ वो क्यों हुआ।
आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम चार्ली, मैं तो भाई एक सीधा साधा नॉर्मल इंसान हूँ जिसका नाम है चार्ली, कॉमन पर्सन, 31 years old, 31 years old, एंड आई वॉज वेयरिंग अ टैन गबार्डीन, और मैं एक टैन मतलब कि डल डार्क कलर, गबार्डीन मतलब कि टाइप ऑफ क्लोथ, सूट एंड स्ट्रॉ हैट विद अ फैंसी बैंड, और मैं एक स्ट्रॉ हैट पहना था, फैंसी बैंड उस पर लगा था जो आप गोवा में देखते हो ना हैट्स, वही। आई पास अ डोजन ऑफ मैन हु लुक जस्ट लाइक मी, तो मैं जब ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के लिए जा रहा था तो बहुत सारे आदमी सब मेरी तरह ही दिख रहे थे। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी तरह दिख रहे थे, मतलब उनने मेरी तरह ही ड्रेस कर रखा था, वो भी मेरे जैसे कपड़े पहने थे। अब वो यहाँ पे क्यों ऐसा बता रहा है, क्योंकि वो आगे ये बताएगा कि जब वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल पहुंच जाता है तो वहां पे जो लोग दिख रहे थे वो उससे बहुत हटके थे, वो जो 80s में कपड़े पहना करते थे वैसे लोग थे, तो वो ये सब चीजें बता रहे हैं। आई पास अ डोजन ऑफ मैन हु लुक जस्ट लाइक मी एंड आई वाज इन ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, और मैं पहले ही बता देता हूँ कि मैं किसी चीज से भागने की कोशिश उस दिन नहीं कर रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइजा माई वाइफ, मैं बस अपनी वाइफ के पास, लुइजा के पास जाना चाहता था। तो चार्ली की वाइफ का नाम है लुइजा। आई टर्न इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वैंडरबिल्ट एवेन्यू, तो मैं जाता हूँ ग्रैंड सेंट्रल के लिए कहाँ से, वैंडरबिल्ट एवेन्यू से, एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, और फिर वहां से नीचे उतरता हूँ फर्स्ट लेवल के लिए। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, जहाँ पे आप ट्रेन्स लेते हो जैसे कि 20th सेंचुरी के लोग रहते हैं। अब आप बोलोगे मैम ये तो 21st सेंचुरी चल रहा है, बट ये चैप्टर शायद उस टाइम का होगा इसलिए, ठीक है। तो वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक 20th सेंचुरी, देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट ऑफ टू द 2nd लेवल, और फिर उसके बाद अनदर फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स का मतलब क्या होता है, जो स्टेयर्स होती हैं आपकी सीढ़ियां होती है वो ऐसे क्रिस क्रॉस में बनी होती है, उसे कहते हैं फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, जहाँ पे आप ऊपर चढ़ रहे हो नीचे उतर रहे हो, ठीक है। तो क्रिस क्रॉस वाली सीढ़ियों को फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स कहते हैं टू द 2nd लेवल। फिर वो नीचे और उतरता है 2nd लेवल के लिए, वेयर द सब अर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, जहाँ से सब अर्बन ट्रेन्स जो होती हैं जाती हैं। डक्ड इनटू एन आर्क डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे एंड गॉट लॉस्ट, और एकदम से मैं डक करता हूँ मतलब कि अब वो जो आंख होगी वो चार्ली की हाइट से छोटी होगी, तो चार्ली को डक करना पड़ा, मतलब झुकना पड़ा, और जैसे ही चार्ली वहां से डक करके आगे बढ़ता है, द आर्क डोरवे, आर्क्ड मतलब कि ऐसा आंख होती है ना, आर्क बनाते थे हम जियोमेट्री में, ठीक है, तो दैट इज आर्क्ड डोरवे, हेडिंग फ्रॉम द सबवे एंड गॉट लॉस, और फिर मैं सबवे के लिए जा ही रहा था 2nd लेवल पे, सबवे मतलब कि लोकल ट्रेन पकड़ने जा ही रहा था और मैं एकदम से गुम जाता हूँ। दैट्स इजी टू डू, ये बहुत इजी है, मुझे पता है। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम, मुझे पता है, मेरे को बहुत इजी, मैं भूल नहीं सकता रास्ता, बिकॉज मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के बाहर भी आया हूँ, अंदर भी गया हूँ बहुत बार, हंड्रेड्स ऑफ टाइम, बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स। बट जब भी मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जाता हूँ तब मुझे कुछ ना कुछ नया दिखता ही है, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है न्यूयॉर्क का, अगर आप अभी भी सर्च करोगे ना तो वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, और कुछ ना कुछ उस पर लाइक डेवलपमेंट होता रहता है, मतलब कि चलता रहता है, उसमें कुछ ना कुछ नया नया बनता रहता है। अगर ये 2 महीने बाद अगर इंसान जाएगा तो उसको कुछ नया दिख जाएगा, मतलब कि वो बहुत बड़ा है और कुछ ना कुछ। तो चार्ली यहाँ पे बोल रहे हैं कि यार अच्छा ठीक है, मैं जब गुम जाता तो मेरे लिए नई चीज़ नहीं थी, बिकॉज मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के में काफ़ी बार आया गया हूँ, 100 बार, मतलब 100 से भी ज़्यादा बार, बट और मेरे लिए नई चीज़ क्या नहीं है, क्योंकि जब भी मैं जाता हूँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे तो आई एम बम्पिंग इनटू, मतलब कि मेरे को नए बम्पिंग इनटू टू मीट, तो मुझे नए डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स हमेशा मिलते हैं, मतलब कुछ ना कुछ नया चेंजेस होता रहता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में। वंस आई गॉट इनटू अ टनल अबाउट अ माइल लॉन्ग, फिर उसके बाद मैं एक टनल, एक गुफा में घुसता हूँ जो कि 1 मील लॉन्ग थी, 1 मील लंबी थी। केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल, और जैसे ही मैं वहां से बाहर निकलता हूँ तो रूजवेल्ट होटल की लॉबी में पहुंच चुका हूँ। अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट 3 blocks अवे। दूसरी बार जब मैंने वही रास्ता पकड़ा था तो फिर मैं रूजवेल्ट होटल की लॉबी नहीं पहुंचा था, फिर मैं पता नहीं अपनी 46th स्ट्रीट 3 blocks अवे जो मेरा ऑफिस है वहां पहुंच गया था। तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में, तो वो बहुत नया है, तो उनके लिए ये चीज़ नई नहीं थी कि वो उस दिन गुम गए थे। अब वो आगे बताते हैं।
समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री। कभी कभी तो मुझे लगता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि भाई जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो एक पेड़ की तरह बढ़ता ही जा रहा है, पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट। मतलब कि कॉरिडोर्स बढ़ाए जा रहे हैं, स्टेयर्स सीढ़ियां बढ़ाए जा रहे हैं, जैसे कि रूट होती है ना पेड़ की, जड़ें होती है वो खिंचती जाती बढ़ती जाती, वैसे ही ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। देयर इज प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल दैट नोबडी नोज अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ। और आपको मैं लिख के दे सकता हूँ कि अभी भी शायद एक बहुत ही बड़ा टनल होगा, एक बहुत ही बड़ी गुफा होगी। कहाँ पे? लॉन्ग टनल अंडर द सिटी, मतलब सिटी के अंडर होगी अभी, और किसी को उसके बारे में पता नहीं होगा। ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर। कहाँ पे होगी वो? टाइम स्क्वायर के वे पे। एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, और शायद दूसरी जो टनल होगी वो सेंट्रल पार्क को जाती होगी। एंड मे बी बिकॉज ऑफ फॉर सो मेनी पीपल थ्रू द ईयर ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट। और बहुत सारे लोगों के लिए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वो एक एग्जिट रहा है। अब आप ये समझोगे एग्जिट रहा है एज इन कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बहुत बड़ा है, तो किसी को अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना है तो वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थ्रू जाके ही दूसरे पॉइंट से एग्जिट कर लेता है। मतलब अगर आपने मेट्रो ट्रैवल करा है तो बहुत इजी है, इतना कुछ आपको इस पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि मैम ये लाइन नहीं समझ में आई। वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का बता रहे हैं कि भाई ऐसे इतना बड़ा है कि कुछ कुछ कॉरिडोर्स ऐसे होंगे, कुछ कुछ टनल्स ऐसे होंगे जो कि अभी भी मुझे नहीं पता होंगे, जो कि सिटी के नीचे होंगे। और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हो सकता है कि हमारे लिए एक एग्जिट बन जाए, मतलब यहाँ से आप घुसे और यहाँ से आप एग्जिट कर रहे हो, ठीक है। A way of escape, maybe that's how the tunnel I got into. एक वे ऑफ escape ही है लोगों के लिए, और वैसे ही मैं एक टनल में घुस जाता हूँ। वैसे ही मतलब कि जैसे बहुत सारे टनल्स हैं, जिसका मैं आपको बता रहा था कि बहुत सारे टनल्स हैं एंड आई डोंट नो अबाउट दोज टनल्स, तो ऐसे ही हुआ, मुझे लगा कि ऐसे ही मैं कोई नए टनल में घुस गया जो अभी अभी बना है। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया। बट मैंने ये वाले आइडिया के बारे में अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को नहीं बताया। कौन से वाले आइडिया के बारे में? कि वो ऐसा भी सोचते हैं, उनका ऐसा भी सोचना है कि हो सकता है कि हाँ ठीक है, मैं कोई नया टनल बन गया होगा और मैं उसमें घुस गया होगा। अब क्यों नहीं बताया साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को? क्योंकि वो ऑलरेडी नहीं मान रहा था कि वो थर्ड लेवल पहुंच गए थे। वो मान रहा है कि ये तो ऐसे ही सोच रहे हैं, उनके दिमाग में सब कुछ है, इट्स नॉट ट्रू। ठीक है, अब ये बताएंगे कि हाँ हो सकता है मैं हर बार घूम जाता हूँ, इतना ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इतना बड़ा है, तो पता नहीं, हो सकता है कि मैं किसी रॉन्ग टनल में घुस गया हूँ। तो साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड के पास एक और रीजन मिल जाएगा उनकी बात को झुटलाने का, इसलिए वो नहीं बताते। ठीक है। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगैन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लांटिंग डाउनवर्ड्स। अब यहाँ से वो फिर से ये आइडिया जो था वो अपन को बता रहे थे, वो साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को नहीं बता रहे थे। ठीक है, उन्होंने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को फिर बताना स्टार्ट करा आगे। द कॉरिडोर जिसमें वो थे, जिस कॉरिडोर में वो थे, वो बिगैन वो हो बेंड होने लग गया लेफ्ट साइड। एंगलिंग लेफ्ट मतलब कि बेंड होने लग गया लेफ्ट साइड, एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड्स, और नीचे जाने लग गया। ठीक है, एंड आई थॉट आई वॉज रॉन्ग। मुझे लगा कि मैं गलत जगह आ गया हूँ, बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग। बट तब भी मैं चलता गया। ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुटस्टेप। मुझे सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, मेरे खुद के फुटस्टेप की, मेरे खुद के चलने की। एंड आई डिडंट पास अ सोल, एंड मैंने एक भी इंसान नहीं देखा अपने आसपास। आई डिडंट पास अ सोल मतलब कि एक आत्मा मेरे आसपास नहीं भटक रही थी, मैं सिर्फ अकेला था उस जगह पे। Then I heard that sort of hollow roar ahead, that means open space. फिर एकदम से मुझे हॉलो रोर सुनाई देती है, तो मैं समझ जाता हूँ कि बाहर एक ओपन स्पेस है, खुला एरिया जहाँ पे लोग हैं एक्चुअली। हॉलो रोर का मतलब क्या होता है? एक इको। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप बहुत दूर हो कहीं पे और वो बहुत खाली जगह है, बट आपको ऐसे आवाज आ रही है कि कुछ जगह आगे से ना लोगों के बात करने की, चिल्लाने की वो एक गूंज आ रही है आप तक, तो आप समझ जाओगे कि अच्छा ओके आगे जाऊंगा तो लोग हैं वहां पे। दैट इज हॉलो रोड अहेड, दैट मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग। दैट मीन्स स्पेस जो है वो ओपन है और लोग बात कर रहे हैं। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट। फिर वो टनल जो था वो लेफ्ट मुड़ जाता है, जो गुफा थी वो लेफ्ट मुड़ती है। वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट। फिर से वो एक फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स लेते हैं, नीचे जाते हैं, एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। और अब वो पहुंच चुके हैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे। फॉर जस्ट मोमेंट आई थॉट आई वाज बैक ऑन द सेकेंड लेवल। थोड़े टाइम के लिए तो मुझे लगा कि मैं सेकेंड लेवल वापस पहुंच गया हूँ,
बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर, बट मैंने देखा कि वहाँ के जो रूम थे वो बहुत छोटे थे. देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज एंड ट्रेन गेट्स, वहाँ पे कुछ ही टिकट विंडोज थी और कुछ ही ट्रेन गेट्स थे. ट्रेन गेट समझते हो, मेट्रो के जो ट्रेन गेट्स होते हैं जिससे आप अंदर जाते हो. एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग. और वहाँ का जो इंफॉर्मेशन बूथ था, चाहिए कुछ डिटेल्स जो आंसर राइटिंग में आपको आ सकते हैं कि डिस्क्राइब द थर्ड लेवल एंड what was how was third level different from the first and second level, ऐसे आ जाता है. तो आपको डिस्क्राइब करना होगा, तो बहुत ईजी है कि भाई जो रूम्स थे वो छोटे थे, द रूम्स वर स्मॉल, देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज एंड ट्रेन गेट्स एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वाज ओल्ड लुकिंग, मतलब कि पुराने ज़माने टाइप का. तो इन्फॉर्मेशन बूथ क्या होता है, जहाँ पे आपको पूछताछ करनी कि भाई ये वाली ट्रेन कब आती है, क्या ये वाली ट्रेन निकल गई, कौन से प्लेटफॉर्म पे होती है. दैट इज इंफॉर्मेशन बूथ. एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स. और उस इंफॉर्मेशन बूथ में जो आदमी था उसने ना लॉन्ग ग्रीन आई शेड पहन रखे थे. अब पुराने ज़माने में जब इतनी लाइट्स नहीं हुआ करती थी, भले ही चाहे वो स्टेशन हो, वहाँ पे लालटेन जला करती थी. लालटेन समझते हो, जो आँख से जलती है. तो पुराने ज़माने में ऐसे लाइट्स वगैरह इतना नहीं होती थी. अब तो अपने मॉल्स बन गए, मॉल्स में इतनी लाइट्स होती है. उस टाइम पे इतना कुछ लाइट्स वगैरह कुछ नहीं होता था, वो एक लालटेन होती थी, अब बहुत छोटे छोटे बल्ब्स होते थे, तो लाइट कम होती थी. तो उस टाइम पे लोग अपने आई शेड्स पहनते थे, ग्रीन आई शेड्स, ताकि उन लोगों की विजन खराब ना हो और वो अच्छे से देख पाए. तो वो पुराने ज़माने में लोग पहनते थे, ठीक है. एंड ब्लैक स्लीव्स प्रोटेक्टर्स, और ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स पहने थे जो आप धूप से बचते हो, सॉरी, ठीक है. द लाइट्स वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग. लाइट्स बहुत डिम थी, कम थी और फ्लिकर कर रही थी, मतलब कि झपक रही थी. फ्लिकर करना मतलब झपक रही थी लाइट्स. देन आई सॉ व्हाई. और फिर मुझे समझ में आया जो मैंने देखा. देन आई सॉ व्हाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स. और वो मुझे समझ में आया कि क्यों ऐसा हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे एक ओपन फ्लेम गैस लाइट्स थी. ओपन फ्लेम गैस लाइट्स ये होती हैं, ठीक है. ओपन फ्लेम, फ्लेम क्या होती है, जो आग की वो होती है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश में बोलते हैं फ्लेम. ये जो ऐसे दिया होता है आपका, और दिए में जो ये होती है, इसको फ्लेम बोलते हैं, ठीक है. तो ओपन फ्लेम गैस लाइट्स थी, मतलब उससे लोग देखते थे, जैसे मैंने बता दिया लालटेन जो भी बोलते हैं उससे. देयर वर ब्रास स्पिटून्स ऑन द फ्लोर. और ब्रास के स्पिटून्स थे. स्पिटून्स मतलब पहले के ज़माने में, अब तो खैर अंग्रेज़ों ने ना बहुत ही ज़्यादा, मतलब नो कॉमन्स, बट हाँ उन्होंने ना बहुत गलत कर दिया हमारे देश के साथ. अंग्रेज ना पहले के टाइम पे, मतलब कि 1980 से पहले, 1970 या 1960 से पहले. अब आप बोलोगे मैम डिसाइड कर लो, तो मुझे भी नहीं पता, मैं जिंदा नहीं थी उस टाइम पे, मैं पैदा ही बाद में हुई थी 2000 में, ठीक है. तो 1950 मान लो, चलो बहुत पहले. तो वो लोग तंबाकू खाते थे, तंबाकू जो अब भी हमारे इंडिया में खाया जाता है, तंबाकू खाते थे. और यही सब तंबाकू और ये सब खाते थे. तो वहाँ पे उन लोगों के लिए, उसे पिट करने के लिए, थूकने के लिए स्पिटून्स हुआ करते थे, थूकदानी, स्पिटून्स, ठीक है. तो उसमें वो लोग थूकते थे. आ, तो पहले रखा जाता था. अब क्या हुआ, अब मतलब कि टेक्नोलॉजी बढ़ गई, सब बढ़ गया, तो अब वहाँ पे अंग्रेज बिल्कुल भी तंबाकू वगैरह ये सब कुछ नहीं खाते. वो लोग उसको सिगरेट में रोल कर लेंगे या जो भी है. अब वहाँ पे बंद हो गया है, ये पहले था. बट वहाँ से वो जो कल्चर है हमारे यहाँ आया और अभी तक बंद नहीं हुआ है. अब तो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है, बोलो जुबा केसरी. तो ऐसा था. तो पहले वहाँ पे ब्रास स्पिटून्स, ब्रास के स्पिटून्स से. एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई. और स्टेशन के उस पार, अक्रॉस मतलब स्टेशन के उस पार एक ग्लिंट ऑफ लाइट आती है, मतलब कि एकदम फ्लैश चमकती है लाइट की, जिसकी वजह से ऑथर एकदम स्टम्प रह जाते हैं, वो देखने लग जाते हैं. अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट. एक इंसान था जो एक गोल्ड वॉच निकाला था अपनी वेस्ट पॉकेट से. वेस्ट क्या होती है, जैकेट होती है एक तरह की. उससे, उसकी पॉकेट से गोल्ड वॉच निकाल रहा था. ही स्नैप्ड ओपन द कवर. उसके बाद वो एकदम से कवर खोलता है, एकदम स्नैप ओपन मतलब एकदम झटके से, आवाज के साथ वो कवर खोलना. ग्लैंस्ड एट हिज वॉच, और वॉच को ग्लैंस करता है, मतलब पेपर पढ़ रहा होगा, जो भी मैगजीन पढ़ रहा होगा, और फिर वॉच को देखता है. एंड
फ्रोन्ड, एंड उसके बाद एक गुस्से वाला फेस बनाता है। इसका मतलब वो ट्रेन का वेट कर रहा है, ट्रेन लेट हो गई होगी तो उसको बहुत गुस्सा आ रहा है कि अभी तक ट्रेन नहीं आई, ये वो। फ्रोन्ड मतलब कि गुस्सा करना, मेक एन एंग्री फेस, तो दैट इज फ्रोन। ही वोर अ डर्बाई हैट, अ ब्लैक 4 बटन सूट, तो एक डर्बाई हैट पहना था, ब्लैक 4 बटन सूट पहना था, विथ टाइनी लेपल्स, उस पे छोटे छोटे लेपल्स, मतलब कि जैकेट के जो कॉलर्स होते हैं उसे लेपल्स कहते हैं। इन हैड अ बिग ब्लैक हैंडल मुस्टैच, और उसकी जो मूछें थी, मुस्टैच थी, वो एकदम हैंडल बार की तरह थी। हैंडल बार मतलब कि जब आप गाड़ी चलाते हो तो जो जिससे आप रेस देते हो और जहाँ पे आप अपना दूसरा हाथ रखते हो वो हैंडल बार होता है। तो उसकी मूछें इतनी लंबी थी कि वो एक हैंडल बार की तरह थी, ठीक है। Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 something. और फिर उनने आसपास देखा तो हर एक इंसान उस स्टेशन पे 1890 के जैसे कपड़े पहना था। आई नेवर सॉ सो मेनी बियर्ड्स, मैंने इतनी दाढ़ी अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी। साइड बन्स एंड फैंसी मुस्टाच, और जो साइड बन्स होते हैं, साइड बन्स कल में, जो आपके साइड बन्स होते हैं ना कल में, इतनी बड़ी बड़ी साइड बन्स थी, एंड फैंसी मुस्टाच मतलब कि फैंसी मूछे लोगों की, इन माई लाइफ आज तक नहीं देखा था। वुमन वॉकड इन थ्रू द ट्रेन गेट, एक वुमन आती है ट्रेन गेट से, एक औरत आती है। शी वोर अ ड्रेस विथ लेग ऑफ मटन, वो एक ड्रेस पहनी थी, पुराने जमाने में पहनते थे ना वो ऐसे फूले फूले से, जो लेग ऑफ मटन मतलब कि ऐसे ऐसे जो आपके आर्म्स के साइड पे फूलो फूलो होते हैं, फ्रॉक स्लीव्स एंड स्कर्ट टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज, और स्कर्ट पहनी थी अपने टॉप के ऊपर, हाई बटन शूज भी पहनी थी। बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक्स आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमेटिव, लोकोमेटिव मतलब उसके पीछे एक लोकोमेटिव थी। इसका मतलब होता है ग्लिम्स मतलब कि एकदम से क्विक लुक, जल्दी से देखना। लोकोमोटिव एक इंजन होता है जिसमें से ऊपर से धुआं निकलता है ना, वो पहले के जमाने में ट्रेन चलती थी, वो वाली जो आवाज बहुत करती थी, धुआं निकालती थी, ठीक है। अ वेरी स्मॉल कैरियर एंड आइज लोकोमोटिव विथ अ फ्यू फनल शेप्ड स्टैक, जिसपे एक फनल शेप्ड स्टैक था, ठीक है। ये स्टैक जहां से धुआं निकलता है, स्टैक फ्रॉम वेयर स्मोक कम्स आउट, एंड देन आई न्यू, और तब मैं समझ गया था। टू मेक श्योर, क्या समझ गए थे कि ये टाइम ट्रैवल कर चुके हैं। अब इसको पक्का करने के लिए, श्योरिटी लेने के लिए, आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज बॉय, वो एक न्यूज बॉय के पास जाते हैं जो न्यूज सेल करते हैं, न्यूज पेपर सेल करते हैं, उसके पास वो जाते हैं, ठीक है। एंड ग्लैंस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स, और पेपर के ढेर को देखते हैं, स्टैक ऑफ पेपर मतलब पेपर के ढेर को देखते हैं। ऑन एट हिज फीट इट वॉज द वर्ल्ड, अब वो जो पेपर था उस पर लिखा था द वर्ल्ड, एंड द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश फॉर इयर्स, और जो द वर्ल्ड है वो बहुत सालों से पब्लिश नहीं हुआ है। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, और उसमें जो लीड स्टोरी लिखी थी वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में थी, भाई साहब जो मेरे दादाजी के टाइम पे प्रेसिडेंट थे। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स, मैंने वो फ्रंट पेज अगर कभी आखिरी में कभी देखा होगा तो वो पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स में देखा होगा, एंड इट वॉज प्रिंटेड, और वो प्रिंट हुआ था लाइक जून 1894, मतलब कि ये 18th century में जा चुके हैं। I turned towards the ticket windows, knowing that here on the third level at Grand Central, I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go. अब वो यहाँ पे आके इतने खुश हो जाते हैं कि वो बोलते हैं कि भाई मैं थर्ड लेवल, मतलब कि मैं थर्ड लेवल के थ्रू मैं टाइम ट्रैवल करके पीछे आ गया हूँ अपनी दुख भरी वॉर के बाद वाली जिंदगी से बच के, एंड बोलते हैं कि अब मैं इस दुनिया में कोई भी टिकट खरीद के कहीं पे भी जा सकता हूँ इस जमाने की यूनाइटेड स्टेट्स में जहां मुझे जाना हो, ठीक है। तो इनका स्कूल हुआ करता था गेल्सबर्ग इलिनॉइस में, गेल्सबर्ग इलिनॉइस में इनका स्कूल हुआ करता था, जब ये छोटे थे तो वहां जाते थे, ठीक है। तो इनके दादाजी के साथ रहते थे ये, ठीक है, याद रखना गेल्सबर्ग इलिनॉइस इनको बहुत पसंद था। उस टाइम का जो गेल्सबर्ग इलिनॉइस था वो एकदम पीसफुल, एकदम शांत, एकदम मज़ेदार, इट वाज लाइक बहुत ही मस्त जगह। चार्ली बहुत पसंद करते थे उस जगह को, उस वाइब को। अब क्योंकि World War I हुआ, World War II हुआ, एंड आफ्टर दैट ही गॉट मैरिड विथ हिज विथ जो भी उनकी वाइफ लुइजा ना, हाँ, तो लुइजा से शादी हो गई, एंड उसके बाद जिंदगी भी ऐसी अजीब हो गई है वॉर्स के बाद, डरी हुई कि आपको कभी भी छोड़ के जाना पड़ सकता है, पूरे केओटिक जिंदगी।
तो ये अब उस लाइफ में आ गए हैं वापस, जिस लाइफ में ये एंजॉय करते थे अपना बचपन और जहाँ रहते थे। वर्ल्ड वॉर हुआ नहीं है अभी इस टाइम पे, तो वो बोलते कि अब मैं कितने ही साल रह सकता हूँ और जहाँ जाना है मैं वहाँ जा सकता हूँ अपनी वाइफ के साथ, लुइजा के साथ। इन द ईयर 1894 ये पहुंच गए हैं ईयर 1894 में। एंड आई वांटेड 2 tickets टू गेल्सबर्ग इलिनॉइस, और मुझे चाहिए 2 tickets गेल्सबर्ग, सॉरी, इलिनॉइस की। हैव यू एवर बीन देयर? आप कभी वहां गए हो? इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल, वो अभी भी बहुत सुंदर है, विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, बहुत ओल्ड फ्रेम हाउसेस हैं वहां पे ऐसे। एंड ह्यूज लॉन्स, ह्यूज लॉन्स मतलब कि घर के बाहर जो गार्डन एरिया होता है ना, दैट इज लॉन्स, तो जहाँ पे ग्रास लगी होती है। तो ह्यूज लॉन्स एंड ट्रेमेंडस ट्रीज हुज ब्रांचेस मीट ओवरहेड, और इतने बड़े बड़े ट्रीज हैं, ट्रेमेंडस मतलब कि वेरी लार्ज ट्रीज, हुज ब्रांचेस मीट ओवरहेड। ब्रांचेस मीट ओवरहेड का मतलब है कि ओवरहेड एंड रूफ द स्ट्रीट्स, मतलब कि पेड़ जो हैं वो ओवरहेड जाते हैं हाउसेस के, और जो स्ट्रीट्स हैं उन्हें रूफ करते हैं, मतलब कि उनको छत बना देते हैं उसकी। दैट मीन्स ऐसे इतने बड़े बड़े पेड़ हैं कि रूफ बना देते हैं स्ट्रीट्स का। स्ट्रीट्स मतलब जो लेन्स होते हैं, जो रोड्स होते हैं। In 1894, summer evenings were twice as long. 1894 में ना जो समर इवनिंग्स हुआ करती थी वो ट्वाइस एज लॉन्ग, मतलब कि अभी की समर इवनिंग से दुगनी होती थी, ठीक है। एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स, और लोग इवनिंग्स में अपने घर के बाहर जो लॉन्स होती थी, ग्रास पे बैठते थे। देन men स्मोकिंग सिगार्स एंड टॉकिंग क्वाइटली, और जितने भी आदमी लोग हैं वो सिगार पी रहे हैं and आराम से बात कर रहे हैं, क्वाइटली मतलब धीरे बात कर रहे हैं। द women वेविंग palm leaf fans, और क्योंकि समर इवनिंग है, गर्मी का टाइम है, तो जो उनकी औरतें होती थी, जो विमेन होती थी, जो उनकी वाइफ्स होती थी, वो लोग पाम लीफ फैंस चला रहे हैं, धीरे धीरे वेव कर रहे हैं, मतलब कि धीरे धीरे चला रहे हैं विद द फायर फ्लाइज। और वहां पे आसपास फायर फ्लाइज आ जाते थे, जुगनू आ जाते थे, ऑल अराउंड इन अ पीसफुल वर्ल्ड। अब इतना प्यारा वर्ल्ड हुआ करता था, विच इज ऑफ 1894, टू बी बैक देयर इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, स्टिल 20 years ऑफ। मतलब कि वहां जाना, अभी मैं उस जमाने में पहुंच चुका हूँ जिस जमाने में भी 20 साल है वर्ल्ड वॉर 1, पहले वर्ल्ड वॉर को होने में। मैं उस जमाने में पहुंच चुका हूँ जिसमें अभी 20 साल हैं पहले वर्ल्ड वॉर को होने में, एंड वर्ल्ड वॉर 2 ओवर 40 years इन द फ्यूचर, और 40 साल है वर्ल्ड वॉर 2 को होने में। आई वॉन्टेड 2 tickets फॉर दैट, मुझे तो भाई 2 tickets चाहिए थी। द क्लर्क फिगर्ड द फियर ही ग्लांस्ड एट माई फैंसी हैडबैंड। तो अब वो जाते हैं क्लर्क चपरासी के पास, जहाँ से उनको टिकट खरीदनी थी, तो उससे पूछते भाई कितने की टिकट है, मुझे 2 ticket चाहिए, ठीक है। तो ग्लांस मतलब कि द क्लर्क फिगर्ड, पहले की फिगर्ड मतलब कि वो अच्छा ओके, वो बोलते हैं कि मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, प्लीज मुझे बताइए, फिगर बताइए कितना है। तो वो फिगर करते, फिगर मतलब कि कितना पैसा हो रहा है टोटल। द फियर ही ग्लांस्ड एट माई फैंसी हेडबैंड, और वो फियर बताते बताते ना चार्ली के जो हैट है उसको बड़ा देखते हैं। ग्लांस करना मतलब स्टर करना, ध्यान से देखना। अब क्यों देख रहे हैं? क्योंकि भाई वो 1894 का टाइम है, 1894 का ही टाइम है ना, यस, हाँ 1894 का वो टाइम है। और चार्ली जो कपड़े पहना है, जो उसका हुलिया है, वो उसके जनरेशन का है। अब इंसान देखो, फॉर एग्जाम्पल कि चार्ली, बहुत इजी है समझना। चार्ली उस टाइम पे गया है जिस टाइम पे लोग अलग तरह से ड्रेस होते थे, अलग तरह से कपड़े पहनते थे, ठीक है। अब वो चार्ली को फैंसी हेयर बैंड जो उसके उनके जमाने में शायद मिलते भी नहीं होंगे, मार्केट में बिकते भी नहीं होंगे, तो वो देखेंगे तो ऑब्वियसली शॉक होंगे कि ये क्या अजीब कपड़े पहना है। अब जैसे अभी स्ट्रीट स्टाइल कपड़े चलने लग गए हैं, ठीक है। स्ट्रीट स्टाइल समझते हो, लड़कियां भी स्ट्रीट स्टाइल पहनती है, लड़के भी स्ट्रीट स्टाइल, वो ढीले से, आई लव स्ट्रीट स्टाइल ना, स्ट्रीट स्टाइल कपड़े। तो लड़कियां भी एकदम ढीले शर्ट्स पहनती, टी शर्ट्स पहनते हैं, लड़के भी टी शर्ट्स पहनते हैं, एंड जो पैंट होती है वो भी ढीली होती है, जो डांसर्स होते हैं, रैपर्स होते हैं, पहनते हैं। वहीं अगर
1960 में या 1950 में ऐसी कोई लड़की पहन के बाहर निकल जाती गलती से, तो थोड़ा सा लोग उसे नोटिस करेंगे ना, क्योंकि वो डिफरेंट है, वो अलग है। तो ये भी वैसे ही उसको उसको देखता है कि ये क्या पहना हुआ है, ठीक है। बट ही फिगर्ड द फेयर एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स। तो फिर उसने फिगर करा फेयर, और जब उसे चार्ली को पता चला कि इतना फेयर है, तो उसको समझ में आ जाता है कि हाँ मेरे पास 2 कोच टिकट्स हैं, 2 कोच टिकट्स लेने के पैसे हैं, ठीक है। कोच टिकट्स मतलब कि टिकट्स फॉर अपर क्लास, वन वे, लेकिन एक ही बार वो बस जा सकता है, वहां से आने के पैसे नहीं है उसके पास। बट वेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुकड अप, द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी। अब जब ये मनी काउंट कर रहा होता है चार्ली, तो जो क्लर्क है, जब वो ऐसे मनी काउंट कर रहा होता है देने के लिए, तो जो क्लर्क है वो उसे चार्ली को देखता है बड़े ही गौर से, कि मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है क्या। क्योंकि चार्ली जो करेंसी लेकर आया है, और जो उस टाइम पे करेंसी यूज होती थी, वो बहुत ही डिफरेंट थी ना, तो इसलिए। तो द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी, ही नॉडेड एट द बिल्स। वो ऐसे कहता है, ही नॉडेड, नॉडेड मतलब कि सर हिलाता है, दैट इज इन मनी मिस्टर, ही सेड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी यू वोंट गेट वेरी फार। तो बोलता है भाई ये पैसे नहीं है, और अगर तुम मुझे स्किन करने की कोशिश कर रहे हो, इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी मतलब कि मुझे चीट करने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम ज्यादा दूर तक नहीं जाओगे। एंड ही ग्लांस्ड एट द कैश ड्रॉर बिसाइड हिम। उतने में चार्ली बोलता है यार ये मेरे को ऐसे क्यों बोल रहा है। फिर चार्ली रियलाइज नहीं कर पाता ना कि वो थर्ड लेवल, मतलब कि वो 1894 पहुंच गया। तो वो एकदम से देखता है ड्रॉर में वो पैसे देखता है, तो उसको करेंसी दिखती है। फिर उसे समझ में आता है अच्छा ओ ये इसलिए ऐसे बोल रहा है, ठीक है। ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स। तो पैसे थे वो ओल्ड स्टाइल बिल्स थे। हाफ अगेन as big as the money we use nowadays. Half again का मतलब क्या होता है? Half again मतलब कि used to say that the size or amount of one thing is 50% more than another. मतलब कि साइज या अमाउंट किसी भी चीज का हाफ अगेन है, मतलब कि साइज और अमाउंट उसका 50% ज्यादा है जिससे आप कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि अभी 100 है, तो उस टाइम पे 150 होगा। तो यहाँ पे वो साइज की बात कर रहा है। तो अभी जो साइज यूज होता है करेंसी का चार्ली की जनरेशन का, वो इतना होगा, वो करेंसी इतनी बड़ी थी, ठीक है। एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ डेज, डिफरेंट लुकिंग, और बहुत ज्यादा अलग दिखते थे, ठीक है। आई टर्न अवे एंड, अच्छा हाफ अगेन एज बिग एज मतलब कि जो अभी यूज होते हैं उससे हाफ अगेन मतलब कि 50% ज्यादा बड़े करेंसी नोट्स थे। आई टर्न अवे एंड गॉट आउट फास्ट। और तो वो वहां से निकल जाता है और भाग जाता है कि भाई ये थोड़ी समझाएगा कि मैं टाइम ट्रैवल करके पीछे आया हूँ सर, इसलिए मेरे पास ये पैसे थे और मैं आपको चीट करने की कोशिश नहीं कर रहा था। वो पागल समझेगा चार्ली को कि क्या बकवास कर रहा है, टाइम ट्रैवल करके कैसे आ सकता है, अभी तो 1894 चल रहा है, आगे का टाइम तो कोई गया ही नहीं है। तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो चार्ली वहां से भाग जाता है इससे पहले कि मेरे को पुलिस को दे दे, तो वो भाग जाता है। देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894। वो कहता है कि भाई जेल तो कहीं भी अच्छा नहीं है, चाहे वो 1894 हो, चाहे वो अभी मेरे जनरेशन क्यों ना हो। ऐसा क्यों बोलता है? क्योंकि उसको पहले के जमाने का जो इन्वायरमेंट था वो पसंद था, बट वो बोलता है जेल तो तब का भी पसंद नहीं आएगा। एंड दैट वॉज दैट, बस इतना ही था। आई लेव द सेम वे आई केम आई सपोज। तो फिर मैं वैसे ही लीव करता हूँ वहां से जैसे मैं आया था। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर, अब दूसरे दिन लंच आवर के टाइम पे, लंच आवर मतलब कि जब मेरा लंच का ब्रेक होता है, आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक। मैं $300 निकालता हूँ अपने बैंक से, नियरली ऑल वी हैड, जितने जितने शायद हमारे पास थे उस टाइम पे, एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और उसकी मैं ओल्ड स्टाइल करेंसी खरीद लेता हूँ। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स। आप ओल्ड मनी कहीं से भी खरीद सकते हो, ओल्ड मनी कहीं से भी परचेज कर सकते हो किसी भी कॉइन डीलर से, बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम। बट आपको उसका प्रीमियम देना नेसेसरी है। व्हाट इज प्रीमियम? उसको देने के लिए कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट। माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, क्योंकि अब उसने प्रीमियम दिया था उसके खरीदने का, तो जो $300 थे वो $200 में ओल्ड स्टाइल में उसके पास वापस आ जाते हैं। बट आई डेंट केयर, बट उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एग्स वो 13 सेंट डोजन इन 1894, क्योंकि उस टाइम पे एग्स जो थे वो 13 सेंट्स के थे, बहुत कम पैसों के। तो इतने पैसे भी उस जमाने के लिए उसके लिए काफी हैं, बहुत है। अब जैसे अभी के जो 1 लाख है वो 1950 या फिर 1850 के टाइम पे तो इंसान को करोड़पति बना देते, ठीक है। जो अभी के 1 लाख रुपए, तो 100 रुपए ही करोड़पति बना देते भाई।
उस टाइम पे 18 के टाइम पे, 19 के टाइम पे नहीं. बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. बट अब वो ओल्ड स्टाइल करेंसी खरीद तो लेता है, बट उसको वापस से वो कॉरिडोर कभी नहीं मिला जो उसे थर्ड लेवल पहुंचा दिया था. ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ, उसने बहुत ट्राई करने की कोशिश करी बट नहीं मिला. लुइजा वॉज प्रिटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस. लुइजा बहुत चिंता में थी जब उसने, चार्ली ने उसे ये बताया. एंड डिडंट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर. और लुइजा अब नहीं चाहती थी कि भाई चार्ली थर्ड लेवल को ढूंढे, क्योंकि लुइजा को लगता था कि क्या पागल हो गया. लुइजा उसकी बात नहीं मान रही थी कि कैसे हो सकता है कि कोई टाइम ट्रैवल करके 1894 में पहुंच गए. इट्स नॉट पॉसिबल. तो लुइजा को बड़ा उसके लिए टेंशन होता था कि यार मेरा पति पागल तो नहीं हो गया है क्या. तो वो बोलती कि भाई अब तुम थर्ड लेवल ना ढूंढो तो सही है. वो ऐसे नहीं बोलती कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम खोए हुए हो या तुम स्केप कर रहे हो. वो उसकी बात को झुटलाती नहीं है, बट अंदर से वो उसको पता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो मान चुकी है. तो वो चार्ली की बात को डिनाई नहीं करती ऊपर से, बट ये कह देती है कि तुम अब मत ढूंढो, मत परेशान हो, छोड़ो. एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप्ड. अब थोड़े दिन बाद वो रुक जाता है, वो नहीं ढूंढता है थर्ड लेवल को वापस. आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स. अब वो वापस से अपना स्टैम्प कलेक्शन स्टार्ट कर देता है. बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर. बट अभी इस टाइम पे मैं और लुइजा, जिस टाइम पे मतलब कि जिस टाइम पे वो स्टोरी लिख रहे होंगे, या फिर स्टोरी लिख रहे होंगे तो फिक्शनल है, मतलब कि वो ऐसे लिखने का स्टाइल है कि अब होता क्या है कि अब मैं और लुइजा दोनों ढूंढ रहे हैं थर्ड लेवल को साथ में, हर वीकेंड, हर वीक, हर हफ्ते, हर मंथ. तो एकदम से ऐसा क्या हुआ कि लुइजा को भी विश्वास हो गया कि भाई थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है, क्योंकि उसने यहाँ पे लिखा है कि अब हमारे पास क्योंकि प्रूफ है. पहले तो लुइजा ही नहीं मान रही थी, लुइजा ही मना कर रही थी कि थर्ड लेवल मत ढूंढो. बट अब लुइजा को क्या प्रूफ मिल गया ऐसा जिससे कि ये दोनों थर्ड लेवल को ढूंढ रहे हैं, कि मतलब इनको पता चल गया कि थर्ड लेवल सच में एग्जिस्ट करता है. माई फ्रेंड सैम वीनर डिसअपियर्ड. अब बताते हैं वो कैसा क्या हुआ था, वो प्रूफ क्या था. एक सैम वीनर इनका फ्रेंड है जो कि गुम गया था. नो बडी न्यू वेयर, किसी को नहीं पता था कहाँ गुमा था. बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम्स अ सिटी बॉय. बट मैंने सस्पेक्ट करा, सस्पेक्ट मतलब कि मुझे शक हुआ, मुझे डाउट हुआ कि भाई सैम तो देखो सिटी बॉय है. सिटी बॉय मतलब कि जिसको सिटी रहना बहुत पसंद है, जिसे सिटी लाइफ बहुत पसंद होती है. एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग. तो मैं अपने दोस्त सैम को गेल्सबर्ग के बारे में बताता था. आई वेंट टू स्कूल देयर, क्योंकि गेल्सबर्ग में मैं स्कूल जाया करता था जब मैं बहुत छोटा था. एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस. और वो हमेशा कहता था कि वो उस गेल्सबर्ग का नाम सुन के उसे बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी फैसिनेटिंग जगह लगती है. एंड दैट्स वेयर ही इज. तो हो सकता है वहीं पे वो गया है, गेल्सबर्ग. ऑल राइट, इन 1894 वो जा चुका है, 1894 में. तो यहाँ पे जो उसका फ्रेंड है सैम वो गायब है. और यहाँ पे वो सस्पेक्ट करता है, डाउट करता है कि वो 1894 वो टाइम ट्रैवल करके जा चुका है गेल्सबर्ग में. क्योंकि जब चार्ली ना सैम को बताया करता था कि भाई मैं जब छोटा था तो गेल्सबर्ग जाता था, इलिनॉइस. अभी भी गेल्सबर्ग इलिनॉइस ऐसा नहीं है, बट उस टाइम का गेल्सबर्ग इलिनॉइस तो वो अलग ही होगा ना. तो भाई मैं वहां जाया करता था, बड़ा ऐसा है वैसा है वैसा है. तो सैम को बड़ा अच्छा लगता होगा सुनना. तो सैम ने ढूंढ लिया होगा कि भाई शायद ये अगर टाइम ट्रैवल करके गया था तो चलो मैं भी देखता हूँ. एंड देन वो पहुंच गया. बिकॉज वन नाइट, अब होता क्या है, इनने कैसे पता लगाया कि जो सैम है वो गेल्सबर्ग इलिनॉइस गया है, और कैसे इनके पास पक्का वाला प्रूफ है कि वो टाइम ट्रैवल करके जा चुका है जैसे चार्ली गया था. बिकॉज वन नाइट, होता क्या है, एक रात की बात है, फसिंग विथ माई स्टैम्प कलेक्शन. ये बड़ा फस करे थे. स्टैम्प कलेक्शन मतलब कि शो अननेसेसरी कंसर्न अबाउट समथिंग, मतलब कि फसिंग मतलब कि अब स्टैम्प कलेक्शन के टाइम पे कंसर्न शो कर रहे होंगे, क्योंकि चार्ली बड़ा नर्वस इंसान है, बहुत नर्वस है, बहुत जल्दी नर्वस हो जाता है. तो वैसे ऐसे कुछ कुछ कर रहा होगा, ढूंढ रहा होगा, उसे कुछ नहीं मिल रहा होगा, कुछ भी कर रहा होगा. तो फसिंग मतलब कि अननेसेसरी कंसर्न दिखाना. आई फाउंड, वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज. तो मुझे एक चीज मिली, पर वेल आपको पता है कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है. When a new stamp is issued, stamp collectors buy some and use them to mail envelopes. फर्स्ट डे कवर वो होता है कि जब नया स्टैम्प इशू होता है, इशू मतलब नया स्टैम्प निकलता है मार्केट में, तो जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं वो कुछ स्टैम्प्स खरीद लेते हैं एंड
उसको यूज करते हैं मेन एनवेलप टू देमसेल्व्स। देखो भाई, स्टैम्प, नया स्टैम्प निकलता है तो वो क्या करते हैं, फर्स्ट डे कवर में नया स्टैम्प निकला मार्केट में, तो जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं जिन्हें स्टैम्प कलेक्ट करना बहुत पसंद होते हैं, पुराने पुराने स्टैम्प, नए नए, तो वो क्या करेंगे, वो स्टैम्प खरीद के खुद ही को एक एनवेलप में मेल कर देंगे स्टैम्प लगा के, ठीक है, ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सेल। और उसी दिन, जिस दिन फर्स्ट डे कवर निकला है और उनने खरीदा है, उसी दिन, ठीक है, द एनवेलप इज कॉल्ड, हाँ, एंड द पोस्टमार्क प्रूव्स द डेट। अब वो मेल क्यों करते हैं, मेल इसलिए करते हैं क्योंकि वो डेट प्रूफ हो जाती है कि भाई जिस दिन निकला था, सामने वाले ने स्टैम्प इशू हुआ था, मार्केट में निकला था, उसने खरीदा उसको, उसने खुद ही को मेल क्यों करा। अच्छा, उस टाइम पे पेटीएम और फोन पेज नहीं हुआ करते थे कि आपको पता चल जाए कि आपने कितनी तारीख को किसको कितने पैसे दिए थे, नहीं हुआ करते। तो अब ये क्यों दिखाना चाहते कि उनने पहले ही दिन, जिस दिन निकला उसी दिन खरीद लिया था, ये दिखाना चाहते कि भाई हम कितने बड़े स्टैम्प कलेक्टर्स हैं, कि कोई भी नया स्टैम्प निकलता है तो हम हमेशा लाइक हम हमें वो न्यूज़ रहती है, हमें नॉलेज रहती है। तो वो प्रूफ रखने के लिए वो क्या करते हैं कि वो स्टैम्प को खुद ही को एक एक एनवेलप रहता है, एनवेलप में बाहर स्टैम्प लगाते हैं, अंदर एक खाली पेज डाल देते हैं, खुद ही को मेल कर देते हैं, ताकि वो जिस दिन मेल आएगा तो मेल जब वापस उनके पास खुद लौटेगा तो डेट लिख कर आएगा, तो डेट बताएगी कि हाँ ये उन्होंने उसी दिन निकाला था जिस दिन ये स्टैम्प निकला था, तो उसी दिन उन्होंने खरीदा था ये स्टैम्प। दैट इज फर्स्ट डे कवर। ओके, दे आर नेवर ओपन, और उन्हें कभी ओपन नहीं करा जाता, कभी खोला नहीं जाता। क्या ही करेंगे खोल के, यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप, क्योंकि आप उसमें खाली पेपर भरते हो तो क्यों ही खोलेगा। अब इंसान ने जब खुद ही को भेजा है तो क्यों ही सामने वाला खोलेगा। अच्छा, कभी कभी किसी को गिफ्ट करना है पहला स्टैम्प, तो जिस दिन स्टैम्प निकला उस दिन आपने स्टैम्प खरीदा। अब जिन जिन जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं, तो पहला स्टैम्प निकला, नया स्टैम्प निकला, उस दिन आपने खरीदा। अब आपको वो स्टैम्प खुद को नहीं चाहिए, लेकिन आपको सामने वाले को रॉयल्टी दिखानी कि भाई देख पहला स्टैम्प आया था मैंने, तो आप कुछ लिख के सामने वाले को गिफ्ट कर दोगे। मतलब कि आप खाली स्टैम्प तो नहीं दे सकते ना, ऑब्वियस ही बात है, अब तो फोटो खींच के कुछ भी हो जाएगा, उस टाइम पे कुछ भी नहीं था, तो आप खाली स्टैम्प कैसे पोस्ट करोगे, राइट। तो खाली स्टैम्प पोस्ट करने के लिए भी स्टैम्प लगेगा, तो इसलिए होता क्या था कि वो एनवेलप लिया, उसमें आपने अपनी चिट्ठी डाली, स्टैम्प डाला और सामने वाले को दे दिया, वो भी फर्स्ट डे कवर है, ठीक है। बट यूजुअली लोग अपने लिए करते थे, कि दिखाने के लिए कि देखो पहला स्टैम्प आया था, मैंने पहला खरीदा था। गिफ्ट भी कर देते थे, वो बात अलग है। दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर, उसी दिन सबसे पुराना फर्स्ट डे कवर उन्हें उनका मिलता है। आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर, एक ऐसा फर्स्ट डे कवर जो कि वहां नहीं होना चाहिए था, बट देयर इट वॉज, पर वो वहां पे था। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर एट हिज होम इन गेल्सबर्ग। वो इसलिए था क्योंकि किसी ने उनके ग्रैंडफादर को गेल्सबर्ग में जब वो रहा करते थे तब वहां भेजा था। दैट्स वॉट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेट, ये तो एनवेलप पे जो एड्रेस था वही था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, और ये जो एनवेलप था, ये जो फर्स्ट डे कवर था, ये है जुलाई 1894 से। द पोस्ट मार्क शोड दैट, क्योंकि पोस्ट मार्क उस पर वही दिखा रहा था। येट आई डेंट रिमेंबर्ड इट एट ऑल, पर मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था कि ये, मैंने कभी आज तक नहीं देखा था ये फर्स्ट डे कवर। द स्टैम्प वॉज अ 6 सेंट, स्टैम्प जो था वो 6 सेंट का था। डल ब्राउन, डल ब्राउन स्टैम्प था विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, और उस पर प्रेसिडेंट की पिक्चर लगी थी गारफील्ड की। Naturally, when the envelope came to granddad in the mail, it went right into the collection and stayed there. जब भी granddad, grandfather के पास वो मेल आता था, पोस्ट मेल, आप ईमेल मत चेक करिए, सोचिएगा, जो पोस्ट आता था उनके पास, एनवेलप आता था, मेल आता था, तो वो उनके पास ही रहता था, हमेशा उन्हीं के पास रहता था। टिल आई टुक इट आउट एंड ओपनड इट, ठीक है, अब वो वहीं रहता था। बट उसके बाद अब क्या हुआ होगा, ये लोग ने घर शिफ्ट करा होगा, तो इनने सारे स्टैम्प्स और सारे उनके ग्रैंड डैड के भी स्टैम्प्स और एनवेलप सब वो अपने घर पे लेकर आ गए होंगे, ठीक है। तो यस, वो उनके पास रहा होगा और उनने उसको ओपन कर लिया। द पेपर इनसाइड वाज इन ब्लैंक, पर वो पेपर ब्लैंक नहीं था। सबसे पहली चीज, मतलब किसी ने गिफ्ट करा है नया स्टैम्प, ठीक है, और एनवेलप के तौर पे। अच्छा, फर्स्ट डे कवर तो आप लोग समझ गए होंगे, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट डे कवर, बस इतना आपको पता है।
वो था 941 विलियर्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 1894। ठीक है, और ये आज तक चार्ली ने नहीं देखा था। हालांकि ये 1894 को आया होगा, बट ये चार्ली ने आज तक ये नहीं देखा था। चार्ली गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट। में लिखता है कि चार्ली तुम सही थे। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, और फिर मुझे समझ में आया और मैं बिलीव करने लगा कि तुम सही थे। एंड चार्ली इट्स ट्रू, और हाँ सच में, आई फाउंड द थर्ड लेवल, मुझे थर्ड लेवल मिल गया है। आई हैव बीन हेयर 2 वीक्स, मुझे 2 हफ्ते हो गए हैं यहाँ पे। एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट्स एट द डेलीज, और डाउन द स्ट्रीट्स के नीचे डेलीज पर समवन इज प्लेइंग अ पियानो, कोई पियानो बजा रहा है। एंड देर आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग सीइंग नेली होम, और सारे लोग पोर्च पे खड़े हुए हैं सिंगिंग। पोर्च क्या होती है? ऐसी जगह होती है, दैट इज पोर्च। पोर्च मतलब आप समझ जाओगे, वो जो घर के बाहर के हिस्से होते हैं। पोर्च सिंगिंग सीइंग नेली होम, सीइंग नेली होम गा रहे हैं। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर अ लेमनेड, और मुझे एक इंसान ने लेमनेड पे बुलाया है, नींबू पानी पे बुलाया है। कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइजा, तुम लोग भी प्लीज आ जाओ यहाँ पर। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, ढूंढते रहो थर्ड लेवल जब तक नहीं मिलता है। इट्स वर्थ इट, बिलीव मी, ये वर्थ इट है, मुझे विश्वास करो। भाई ये जो फ्रेंड है सैम, उसने उन्हें ये थर्ड लेवल जब ये जो भेजा, तो ये जब आया चार्ली के पास, तो इसने लुइजा को दिखाया। लुइजा को तब जाके विश्वास हुआ कि यस, आप टाइम ट्रैवल करके पीछे जा सकते हो, वो भी थर्ड लेवल के थ्रू, जो उसे चार्ली को नहीं मिल रहा था ना। अब आप बोलोगे मैम ये भेजा 1894 में था, तो ये आया कैसे इसके पास, अभी कैसे आया? अरे ऑब्वियस सी बात है, उस टाइम पे जो भी चीज होगी या जो भी एक्टिविटी होगी, वो चार्ली के लिए तो पास्ट ही है, चार्ली के लिए तो पास्ट ही है ना। तो जो भी वहां पे सेंड किया जाएगा, जो भी उनके पास, तो अब तक तो आ चुका होगा, तो आना ही है। और एक फिक्शनल कैरेक्टर है, फिक्शनल वाली बात है, मतलब मन घड़ंत है, बट स्टिल एक लॉजिक भी है इस पे कि यार अगर 1894 में जो भी एक्शन हो गया होगा, वो फ्यूचर में तो रहेगा ना, मिटा थोड़ी सकते हैं उसको, ऑब्वियस सी बात है। द नोट इज साइन सैम, और उस पर लिखा है सैम। तो यहाँ से चार्ली और लुइजा को विश्वास होता है कि चार्ली सही था, थर्ड लेवल था। And the stamp and coin store I got to go to, I found out that Sam bought $800 worth of old style currency. और जिस मतलब कि जिस जगह ये जाता था, कॉइन स्टोर जाता था अपने मनी चेंज करवाने के लिए ओल्ड स्टाइल करेंसी में, तो उसे पता चला कि जो सैम था उसने $800 की जो करेंसी थी वो कन्वर्ट करवाई थी ओल्ड स्टाइल में। दैट ought टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल हे, और दैट उसी की वजह से वो वहां पे एक बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। किसका? हे का। हे मतलब कि गड्डी होती है ना उसकी, घास फूस की गड्डी, दैट इज हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस। तो वहां पे वो हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस सेटअप कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है। इसलिए वो 800 सारे के सारे पैसे $800 ओल्ड स्टाइल करेंसी में कन्वर्ट करवा के ले गया कि वहां पे वो बिजनेस स्टार्ट करेगा। ही ऑलवेज सेड दैट्स व्हाट ही रियली विश ही कुड डू, और वो हमेशा कहता भी था कि काश मैं ऐसा कुछ कर पाऊँ कि मैं मतलब मैं ऐसा कोई बिजनेस स्टार्ट कर दूं। बट अभी के ज़माने के हिसाब से $800 बहुत कम थे उसका बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, इसलिए वो वहाँ चला गया है 1894 में। तो वहाँ पे तो ये वाले पैसे बहुत है, तो ये तो आराम से बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, बट ये नहीं जा सकता था अपने ओल्ड बिजनेस में, नॉट इन गेल्सबर्ग इलिनॉइस। गेल्सबर्ग इलिनॉइस 1894 में नहीं जा सकता। अब यहाँ पे चार्ली बोलता है कि अपने ओल्ड बिजनेस पे नहीं जा सकता, और 1894 में तो कैसे जा सकता है? हिज ओल्ड बिजनेस, कैसा ओल्ड बिजनेस? क्योंकि जो सैम था उसका कोई ओल्ड बिजनेस था पहले, वो था जब सैम छोटा होगा तो उसके दादा दादी जो भी है उनका था। वाई सैम वॉज माई साइकियाट्रिस्ट, क्योंकि सैम तो साइकियाट्रिस्ट है ना, समझे? तो ये था सस्पेंस। साइकियाट्रिस्ट जिसको ये दिखाते थे और जो बोलता था कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, तू सब मनगढ़ंत कहानी बना रहा है, वही चुपके चुपके खुद ढूंढ रहा था थर्ड लेवल। और वो ये बोल रहे कि वो कैसे बिजनेस कर सकता है, वो तो साइकियाट्रिस्ट है, तो वो ओल्ड बिजनेस पे कैसे जा सकता है? ठीक है, तो यहाँ पे सैम वॉज अ साइकियाट्रिस्ट, यस। यहाँ पे हमारी स्टोरी हो जाती है खत्म। आई होप आपको स्टोरी समझ में आई होगी।
अब कैरेक्टर्स के बारे में बात करें तो पहला है चार्ली। चार्ली वॉज अ नर्वस पर्सन, भाई नर्वस रहता था, हमेशा परेशान रहता था, नर्वस रहता था, उसको इसकी ज़िंदगी पसंद नहीं थी, इस जनरेशन की, जिस जनरेशन में ये लिख रहा था। His hobby was collecting stamps. Stamps उसे स्टैम्प कलेक्ट करना बहुत पसंद था. He was यंग मैन था, yet he was afraid to live in the violent society. उसे violent society, ये जो मार धाड़ वाली सोसाइटी थी, बिल्कुल पसंद नहीं थी. He desired to visit a peaceful and idyllic place. वो हमेशा से चाहता था कि वो एक पीसफुल और एक आइडियलिक प्लेस, आइडियल प्लेस जहाँ पे कोई नहीं हो, जहाँ शांति हो, वहाँ चले जाए. Charlie is an optimist who constantly see positive aspects of situation. चार्ली एक ऑप्टिमिस्ट है जो हमेशा पॉजिटिव देखता है हर सिचुएशन में. आप इंस्टेंसेस देखो तो आपको पता चलेगा कि हर जगह चार्ली ने एक पॉजिटिव साइन दिया है. जब वो थर्ड लेवल घुस जाता है तब भी वो घबराता नहीं है, तब भी वो देखता है. जब उसको टिकट काउंटर वाला ऐसे देखता है तो भी उसकी बात को समझता है, वहाँ से भग जाता है. तो ही वॉज अ वेरी पॉजिटिव पर्सन. Yes, he regularly expresses his desire to escape the ordinary reality of his daily existence and is also a dreamer. वो बताता है कि उसे आज की दुनिया से भाई एग्जिट लेना है, आज की दुनिया से भागना है, और वो एक ड्रीमर भी है, वो सपने देखता है. His fascination with time travel has led him to think that the third level of Grand Central Station serves as a gateway to the past. और उसका जो फैसिनेशन था, उसका जो इंटरेस्ट था टाइम ट्रैवल से, वही उसे कहाँ ले जाता है, वही उसे ले जाता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे, और वो टाइम ट्रैवल करके पीछे चले जाता है. चार्ली इज एन एडवेंचरस पर्सन हु वेलकम्स अ चैलेंज. चार्ली एक एडवेंचरस पर्सन है जो कि हर चैलेंज को फेस करने के लिए रेडी रहता है. थोड़ा सा पानी पी लिया जाए. भाई ठीक है. Charlie is an adventurous person who welcomes a challenge. Sam is reluctant at first. सैम पहले तो बड़ा रिलक्टेंट रहता है. रिलक्टेंट मतलब कि नहीं नहीं तू गलत बोल रहा है, नहीं नहीं तू बिल्कुल गलत बोल रहा है, कुछ भी ऐसा हो ही नहीं सकता, ये वो वगैरह वगैरह. बट चार्ली persuades him to go with him to explore the third level. बट चार्ली उसे कन्विंस कर लेता है कि एक्सप्लोर करते हैं, चल थर्ड लेवल. अच्छा, गो विथ हिम मतलब कि ये चैप्टर में शायद नहीं दिखाया हो, बट शायद चैप्टर में, नॉवल में जाता हो, पता नहीं, मतलब जो भी है. तो यहाँ पे अगर आप ये लाइन नहीं भी लिखोगे और ये लिखोगे कि चार्ली कैसे ना कैसे करके उसे कन्विंस कर लेता है, क्योंकि इनसाइड सैम भी थोड़ा इंटरेस्ट ले रहा था, बट बाहर से वो दिखाता नहीं नहीं मैं तो नहीं मानता, ये वो वगैरह वगैरह. ठीक है. अब लुइजा प्रैक्टिकल थी, वाइफ थी चार्ली की, लेवल हेडेड थी, काम और सेंसिबल थी, रैशनल थी, मतलब लॉजिकल पर्सन थी. लुइजा हेल्प्स हर हस्बैंड स्टे ग्राउंडेड बाय रिमाइंडिंग हिम ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी. हमेशा वो अपने हस्बैंड को ग्राउंडेड रहने के लिए बोलती थी, ज़मीन पे रहने के लिए बोलती थी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसे याद दिला के. जब भी वो $300 निकाल लेता है बैंक से, तो लुइजा कहती है कि चार्ली प्लीज अब थर्ड लेवल को देखना बंद कर दो, क्योंकि उसे कंसर्न शो होता है कि यार ये कितना पागल हो चुका है. ठीक है. हालांकि बाद में वो खुद मान जाती है जब उसको वो सैम का लेटर मिलता है. तो बट पहले वो बहुत कंसर्न शो करती है कि भाई अपने को बहुत सारी चीज़ें करनी है, वी हैव टू लाइक रेज आवर किड्स ऑल्सो, हमें अपने बच्चों के लिए पैसे बचाने हैं, ऐसे प्लीज़ मत करो. ठीक है. तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताती थी आउटसाइड वर्ल्ड की. शी इज ऑल्सो पोर्ट्रेड एज बीइंग अ लविंग एंड अंडरस्टैंडिंग वाइफ. उसे दिखाया गया है लविंग और अंडरस्टैंडिंग वाइफ. पोर्ट्रेड मतलब रिप्रेजेंटेड टू अ एंग्शियस हस्बैंड. और चार्ली हमेशा एंग्शियस रहता था, परेशान रहता था. वो जब वो भी देख रहा होता है, एनवेलप भी देख रहा होता है, तो बड़ा फसी होता है ना, बहुत नर्वस होता है, मतलब कि बहुत परेशान होता है. लुइजा फर्स्ट हैज डाउट्स अबाउट द थर्ड लेवल. लुइजा को पहले डाउट्स है थर्ड लेवल के, बट बिलीव्स इट इज जस्ट अ फिगमेंट ऑफ हर हस्बैंड्स इमेजिनेशन. और उसको लगता है कि सिर्फ फिगमेंट है, ये इल्यूजन है उसके दिमाग का. ठीक है. उसको बस ऐसे लग रहा है, ऐसा कुछ है नहीं. She hears him out, but वो सुनती है तब भी उसको. Makes an effort to comprehend his anxieties. Effort करती है उसकी परेशानियों को, उसकी anxieties को, उसकी घबराहटों को समझने की. And implores him to help from a professional. और उसे रिक्वेस्ट करती है, इम्प्लोर करती है, प्लीज करती है कि भाई तुम साइकियाट्रिस्ट या किसी की हेल्प लो. शी इज काइंड टू हिम एंड एनकरेजेस एज ही मेक्स बेबी स्ट्राइड्स टुवर्ड्स रिकवरी. और बहुत काइंड रहती है उसे जब वो रिकवरी कर रहा होता है, जब तक कि वो स्टैम्प उसे नहीं, सैम का उसे एनवेलप नहीं मिलता, उससे पहले वो मान लेता है कि हाँ थर्ड लेवल नहीं है. तो उस पर्टिकुलर टाइम पे वो मानता है कि हाँ ठीक है, वो रिकवरी कर रहा होता है, तो उस टाइम पे उससे काइंड रहती है. ठीक है. सैम
सैम साइकियाट्रिस्ट था, साइकियाट्रिस्ट ही सैम था, ही वॉज चार्लीज फ्रेंड एज वेल, वो चार्ली का फ्रेंड भी था। सैम इज अ प्रैक्टिकल एंड सेंसिबल इंडिविजुअल हु एंजॉयज हिज लाइफ। सैम बहुत ही प्रैक्टिकल और सेंसिबल इंडिविजुअल है, वो अपनी लाइफ को बड़ा एंजॉय करता है। He retains his composure and is resistant to Charlie's imaginative ideas. Retain मतलब वो अपना composure रखता है, keep मतलब retains मतलब to keep something, तो वो अपना कंपोजर बना के रखता है। जब चार्ली ऐसे मनगढ़ंत बातें कर रहा होता है ना कि थर्ड लेवल गया था, पुराने लोग थे, तो कोई भी चटक जाए भाई क्या पागलपन कर रहा है, लेकिन वो बहुत अच्छे से सुनता है, कंपोजर रखता है अपना। एंड रेजिस्टेंस टू चार्ली, और वो कहता है कि भाई ये सब तेरे दिमाग में इमेजिनेटिव है, देयर इज नो सच थिंग लाइक थर्ड लेवल। However, out of curiosity and a desire to disprove Charlie, और एक क्यूरियोसिटी थी उसके अंदर भी, एक इच्छुकता थी, एक इंक्विजिटिवनेस थी कि नहीं यार हो सकता है कि चलो मैं भी देख कर आता हूँ, चलो देखते हैं कौन सा थर्ड लेवल की बात कर रहा है। और डिसअप्रूव चार्ली, चार्ली को भी तो डिसअप्रूव करना है, मतलब उसको भी तो गलत ठहराना है, तो होता है ना दोस्तों का कि चलो देख कर आता हूँ, चार्ली को गलत ठहराऊंगा कि नहीं तू गलत था, थर्ड लेवल तो है नहीं, तो उस चक्कर में वो चला जाता है। who shared their problems and fears with him, जो हाँ, सैम अल्टीमेटली decides to go with him, और इसलिए सैम जो है वो चला जाता है चार्ली के साथ देखने थर्ड लेवल। ठीक है, अब ये दिखाया नहीं है चैप्टर में, बट ये लोग दोनों जाते हैं उसके साथ, चार्ली मना लेता है उसे। ही स्पोक विद सेवरल साइकिक पेशेंट्स एवरी डे, वो बहुत सारे साइकिक पेशेंट्स से बात करता था। हु शेयर्ड देयर प्रॉब्लम्स एंड फियर्स विद हिम, जो अपनी प्रॉब्लम्स, परेशानियां और अपने फियर्स, अपने डर बताते थे। होता है ना, आप नेगेटिव 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 में रहो तो आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव खुद भी हो जाते हो। तो वो साइकियाट्रिस्ट था, अब इसके पास इतने सारे लोग आते थे, सब अपनी परेशानियां, सब अपने दुख दर्द बताते थे, सब अपने प्रॉब्लम्स बताते थे, तो बहुत वो नेगेटिव वाइब्रेशंस उसके पास रहती थी। सैम्स लाइफ हैज़ बिकम बर्डन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, और इस वजह से सैम की लाइफ जो थी वो बोझ बन गई थी कि वो दिन भर परेशानियां, दुख दर्द ही सुनता रहता था। He also began looking for a sojourn, और वो इसलिए वेकेशन ढूंढता था। सोजॉर्न मतलब कि वेकेशन। आफ्टर हियरिंग अबाउट द सफरिंग ऑफ दोज विथ मेंटल इलनेस, इतना मेंटल इलनेस वाले लोग जो सफ़र कर रहे थे उनका सुनने के बाद, ही यर्न टू लीव द मिजरेबल लाइफ, और वो यर्न करता था, मतलब कि डिज़ायर करता था इस मिजरेबल, इस दुख भरी लाइफ को छोड़ने में, क्योंकि वो दिन भर दुख दर्द ही सुनता रहता था, कुछ हंसी मजाक की चीज़ नहीं सुनता था। एंड ही हैड कम टू लीड, मतलब कम टू लीड मतलब कि जिस लाइफ को वो जी रहा था अभी। Sam prevents himself from enjoying the full potential of life by reluctance to take chances and investigate new ideas। और इससे सैम के कैरेक्टर के बारे में पता चलता है कि जब चार्ली उसे बताता है थर्ड लेवल के बारे में, तो बड़ा रिलक्टेंट रहता है, बड़ा मतलब बोलते हैं ना, नहीं मन नहीं मान सकता, वो रहता है। तो बट वो इससे दिखता है कि वो अपनी लाइफ को फुल्ली इंजॉय नहीं करना जानता, एंड by his reluctance and to take chances and investigate new ideas, and chances नहीं लेना चाहता और नए ideas को explore नहीं करना चाहता, मतलब open minded नहीं है उतना। ठीक है, होते ना कुछ लोग कि जो अपनी नॉर्मल लाइफ से ही खुश होते हैं, उनको कुछ ज़्यादा आगे नहीं जाना, they don't want to do something big, they are okay and they are happy with that life, उनको कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करना कि यार क्या ही करेंगे एक्सप्लोर करके, कुछ गड़बड़ हो गई तो अभी तो सब सही चल रहा है, वो वाली चीज़। ठीक है, अब थीम की बात करें तो ये जो पूरा पैराग्राफ लिखा है, ये लिखा है, अच्छा थीम क्या होता है, मुद्दे कौन से मुद्दे हैं जो इसमें इसमें बताए गए, इसमें बात करी गई है। तो यस, द थर्ड लेवल इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ एब्सेंस ऑफ माइंड। थर्ड लेवल बताइए एब्सेंस ऑफ माइंड की, मतलब आपका शरीर एक जगह पे पर आपका दिमाग उधर नहीं है, माइंड आपका एब्सेंट है। द डिस्पैरिटी बिटवीन टू टाइम स्टैम्प्स एंड स्पेसेस, डिस्पैरिटीज मतलब कि लड़ाई, इनइक्वालिटी, डिस्पैरिटी मतलब कि इनइक्वालिटी आप कह सकते हो, अनइक्वल। दो टाइम स्टैम्प्स कौन से, एक अपना पुरानी जनरेशन और एक अपनी नई जनरेशन, कितनी अनइक्वल है, कुछ भी इक्वल नहीं है। चार्ली गोज थ्रू अ कंडीशन वेयर ही मेक्स एन इमेजिनरी एंट्री इनटू द थर्ड लेवल। चार्ली यहाँ पे एक इमेजिनरी एंट्री लेता है थर्ड लेवल में। द स्टोरी थ्रू द सीरीज ऑफ फ्यू इंसिडेंट्स वांट्स टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट द हेक्टिक। यहाँ पे स्टोरी आपको बताना चाहती है कि हमारी लाइफ कितनी हेक्टिक है। हेक्टिक मतलब रेस्टलेस, जहाँ पे रेस्ट नहीं करे, कंपटीशन, ये वो वगैरह 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 वगैरह, खुद से बात करने का टाइम नहीं है सामने वाले के पास।
स्केड्यूल्ड कियोटिक लाइफ, कियोटिक मतलब कि उथल पुथल है लाइफ में, कियोटिक मतलब बहुत उथल पुथल है, एंड दे आर लिविंग इन टुडेज वर्ल्ड, जो आज की जिंदगी में हम ले, और अब तो और ही ज्यादा हो गए इंस्टाग्राम की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, और ज्यादा लाइफ बहुत ही लाइक इंसान फूक फूक के कदम रखता है, इंसान कुछ भी काम करने से पहले 10 बार सोचता है, क्योंकि आजकल ट्रोलर्स इतने बढ़ गए हैं, सब कुछ इतना हो गया है कि सामने वाला फ्री नहीं है अच्छे से। द स्टोरी also holds a small comparison between the times decades ago and now। दो टाइम का कंपैरिजन करते हैं। डिकेड्स अगो मतलब कि कुछ डिकेड्स होता क्या है, 1 decade इज इक्वल टू 10 years ना, वन, अरे ठीक है, 1 decade इज इक्वल टू 10 years, 1 decade 10 years, ठीक है, 1 century 100 years। वैसे आप लोग को पता होगा ये चीज, बट मैंने फिर भी बता दी। तो बहुत सारे डिकेड्स पहले की और वर्सेस नाउ का कंपैरिजन है, एंड हाउ लाइव्स इवॉल्व टुवर्ड्स डिस्ट्रेस, और लाइफ कैसे इवॉल्व हुई है, मतलब लाइफ कैसे चेंज हुई है, बढ़ी है, वो भी किसमें, अपने स्ट्रेस बढ़ गया है, डिस्ट्रेस सफरिंग बढ़ गई है, एंजाइटी घबराहटें बढ़ गई है, केओस उथल पुथल इतनी बढ़ गई है इन दीज इयर्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, अब और भी कुछ थीम है। मॉडर्निटी, मॉडर्निटी मतलब कि हम लोग कितने मॉडर्न हो गए हैं, कितने डिफरेंट हो गए हैं पहले से, और सब कुछ कितना डिफरेंट। अभी तो रोबोट्स आने लग गए हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल आने लग गए, पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये सब होगा। ऑनलाइन क्लासेस, सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा होगा कि घर पे बैठे बैठे किसी टीचर को सुनेंगे। अरे बहुत चेंजेस आ गए। दूसरी नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया क्या होता है कि यार पुराने ज़माने का यादें अभी तक आपके जहन में बसी हुई है, आप उसे याद करके नॉस्टैल्जिक फील करते हो। ठीक है, एंड एस्केपिज्म, अपनी जिंदगी से भागना। रियलिटी वर्सेस इमेजिनेशन, रियलिटी कुछ और होती है, इमेजिन कुछ और कर रहे हैं। द ट्रॉमा ऑफ वॉर, और वॉर की वजह से जो ट्रॉमा लोगों ने फेस करा है, ट्रॉमा मतलब कि जो परेशान, दिमाग में ट्रॉमा बस जाना। ट्रॉमा समझते हो, बहुत सारे बच्चे समझते होंगे, बहुत सारे बच्चे नहीं समझते होंगे, कि कोई ऐसे इवेंट हो ना आपकी ज़िंदगी में जो आपके दिमाग पे छाप छोड़ दे। और जब भी उस इवेंट का आप नाम सुनो, या वो उस सिचुएशन या फिर वो जो हालात थे जो आए थे आपकी ज़िंदगी में एक टाइम पे, उसका आप नाम सुने या उससे रिलेटेड कुछ सुने, तो आप एकदम से वापस से आप सैड या फिर जो भी फीलिंग्स है वो फील करने लग जाए। वो ट्रॉमा वो होता है, कि ट्रॉमा डिफरेंट चीज़ होती है बहुत। ठीक है, तो ट्रॉमा ऑफ वॉर, तो वॉर की वजह से बहुत सारे लोगों को ट्रॉमा मिला था, डर गए थे सब। ठीक है, अब ये होमवर्क है आपके लिए, एक समरी एंड 5 वर्ड्स जो आपने इस क्लास में सीखे, और अपनी डेली लैंग्वेज में भी उसे यूज़ करोगे, आप मुझे चैट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड आई होप चैप्टर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, एंड सी यू इन दी नेक्स्ट क्लास। अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं, एंड अगली क्लास में हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए पोएट्स एंड पैनकेक्स, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, एंड आई लव यू ऑल, बाय।